पैराडाई फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड, FPL एब्रीवेशन उसकी, acquired a building for rupees 200 million on 1st July 2005 sorry. The following information relating the building is available. Concentrate please. Number 1, it is being depreciated on a straight line basis over a period of 20 years. FPL uses revaluation model for subsequent measurement का कौन कौन सा मॉडल है वैसे, लेकिन कंपनी ने यूज किया है revaluation model for subsequent measurement of property plant equipment and accounts for revaluation on the net replacement value method. बोल्ड भी है, इसके साथ एक लेफ्ट साइड पे स्टार बना हुआ है. अगर आप रिक्वायरमेंट ढूंढे इस क्वेश्चन नंबर 1 की, रिक्वायरमेंट के नीचे इधर एक नोट लिखा हुआ है, नेट रिप्लेसमेंट वैल्यू मेथड सिंपली मींस, पढ़े तो सेंटेंस क्या लिखा हुआ है, एलिमिनेट द एग्जिस्टिंग एक्यूमुलेटेड एप्रिसिएशन अगेंस्ट एसेट. नेट रिप्लेसमेंट वैल्यू मेथड सिंपली मींस अगर सेपरेट लेजर ऑफ एक्यूमुलेटेड एप्रिसिएशन है तो डेट ऑफ रिवैल्यूएशन पे आपने एलिमिनेशन की एंट्री याद रखनी है. किस एंट्री की बात हो रही है, एक्यूमुलेटेड एप्रिसिएशन डेबिट एंड एसेट क्रेडिट. और नेट रिप्लेसमेंट वैल्यू मेथड नथिंग इज नथिंग, को परेशान होने की जरूरत नहीं है. इन वर्ड्स का सिंपली मतलब है कि एसेट अकाउंट और एक्यूमुलेटेड एप्रिसिएशन अकाउंट अगर अलग होगा तो डेट ऑफ रिवैल्यूएशन पे आपने एक्यूमुलेटेड एप्रिसिएशन डेबिट और एसेट क्रेडिट की एंट्री करनी है. ठीक है, वापस जाए. Point number 2, FPL uses revaluation model for subsequent measurement and accounts for revaluation on the net replacement value method. समझ आ गया प्लीज. The details of revaluation carried out by independent valuer, ये वर्ड्स अंडरलाइन करें, independent valuer during the past years is as follows. अब ये बेटा जो रिवैल्यूएशन है, रिवैल्यूएशन अगर आपने करनी है तो फिर आपको कैरिंग अमाउंट और फेयर वैल्यू का कंपैरिजन करना है. अब ये जो एसेट्स की फेयर वैल्यू डिटरमिन करना भी एक स्पेशलाइज्ड काम है, इसके भी एक्सपर्ट्स होते हैं. जिस तरह अकाउंटिंग एक्सपर्ट्स माशाल्लाह चार्ट अकाउंटेंट आप जैसे, इसी तरह फेयर वैल्यूज. अब कंपनी के एसेट्स, बहुत से एसेट्स, अभी आप रियल लाइफ में जब रिवैल्यूएशन रिपोर्ट्स देखेंगे तो बड़ी बड़ी बुक्स बन जाती हैं. कंपनी के बहुत से एसेट्स, बिल्डिंग्स, मशीनें, इक्विपमेंट्स, ये सबको फिर रिवैल्यू किया जाता है. तो ये भी एक स्पेशलाइज्ड फील्ड है. वो लोग जो रिवैल्यूएशंस करते हैं उनको रिवैल्यूअर बोलते हैं या वैल्यूअर बोलते हैं. हम अकाउंटेंट्स का काम ये होता है कि वैल्यूअर जो फेयर वैल्यू बताता है उस फेयर वैल्यू को कंपैरिजन करके फिर हम एंट्रीज करते हैं. हम अकाउंटेंट्स का ये काम नहीं है कि हम फेयर वैल्यू आइडेंटिफाई करें. फेयर वैल्यू कौन बताता है, वैल्यूअर्स बताते हैं. और यहाँ एक वर्ड लिखा इंडिपेंडेंट, ये कंपनी के एम्प्लॉइज नॉर्मली नहीं होते, ये अलग से, जिस तरह चार्टर्ड अकाउंटेंट्स की फर्म्स होती हैं, जिस तरह डॉक्टर्स अपने अलग हॉस्पिटल बना लेते हैं, इस तरह वैल्यूअर्स ने भी अलग अपनी फर्म्स बनाई होती हैं. तो ये बिजनेस के एम्प्लॉइज नहीं होते, कंपनीज इनको हायर करती हैं इन वैल्यूअर्स को, और ये फिर कंपनी को अपनी वैल्यूएशन सर्विसेज की वैल्यूएशन की सर्विसेज देते हैं जिसके अगेंस्ट फिर कंपनी ने पेमेंट करती है. तो इंडिपेंडेंट मींस कंपनी के एम्प्लॉइज नहीं है, और वैल्यूअर मींस वो पर्सन है जिसने कंपनी के एसेट्स की फेयर वैल्यू बताई होगी. तो इंडिपेंडेंट वैल्यूअर मीन वो पर्सन है जिसने इंडिपेंडेंट ऑफ द कंपनी के एसेट्स की फेयर वैल्यू डिटरमिन की है. तो फिर दोबारा का भी वर्ड आ जाए इंडिपेंडेंट वैल्यूअर तो समझ आया करेंगे क्या है, इसका क्या काम होता है, एसेट्स की फेयर वैल्यू डिटरमिन करके कंपनी को बताता है. तो इसलिए इंडिपेंडेंट वैल्यूअर ने क्या क्या बताया, अब एक लिस्ट बनी हुई है किसके स्टेट की वैल्यूएशन है. द डिटेल ऑफ रिवैल्यूएशन कैरिड आउट बाय इंडिपेंडेंट वैल्यूअर ड्यूरिंग द पास्ट ईयर्स आर एज फॉलोज. व्हाट इज द फर्स्ट रिवैल्यूएशन डेट, 1 जुलाई 6 है, फिर 7 है, 8 है. ईयर वाइज रिवैल्यूएशन की गई है. कंपलसरी नहीं होता है, लेकिन अगर हर साल रिवैल्यूएशन की गई है तो इसका मतलब हर साल पे सिग्निफिकेंट डिफरेंस आया होगा. इन डेट्स पे सामने आपको फेयर वैल्यूज गिवन है और रुपीज इन मिलियंस में डाटा है. जिस तरह फर्स्ट लाइन में जाए 200 मिलियन कॉस्ट थी शायद, और डिफरेंट डेट्स पे फिर रिवैल्यूएशन फेयर वैल्यू की फिगर्स दी हुई है. मेरी बातें समझ आ गई हैं सारी. हमें इस टेबल में फाइनली क्या मिला, डेट ऑफ रिवैल्यूएशंस, और उन डेट्स पे फेयर वैल्यूज क्या हैं ये इन्फॉर्मेशन हमें दे दी उसने. हमारा काम ये होगा कि हम कैरिंग अमाउंट्स कैलकुलेट करेंगे इन रिस्पेक्टिव डेट्स पे, और फिर डिसीजन लेंगे कि सरप्लस है या लॉस है, और अकॉर्डिंगली इसके एडजस्टमेंट करेंगे. पॉइंट नंबर 3 पढ़ें. FPL ट्रांसफर्स मैक्सिमम पॉसिबल अमाउंट फ्रॉम रिवैल्यूएशन सरप्लस टू रिटेन्ड अर्निंग्स ऑन एनुअल बेसिस. ये क्या बताना चाह रहा है आपको, नहीं ये क्या बताना चाह रहा है, सरप्लस ट्रांसफर की पॉलिसी बता रहा है.
कौन सी वाली बता रहा है, डिस्पोजल पे करनी है या एनुअल बेसिस पे करनी है? तो एनुअल बेसिस पे आपने सरप्लस की ट्रांसफर की एंट्री भी याद करवानी है। अगर वैसे पॉइंट नंबर 3 ना भी होता और उसने बताया ना होता तो इवन देन अभी आपने नोट लिखा है प्रेफरेबली सरप्लस एनुअली ही ट्रांसफर किया जाता है। बहरहाल इसने क्वेश्चन में बताया हुआ है, इसलिए हम नहीं, मतलब मैं वैसे ही याद करवा रहा हूँ। अगर ये पॉइंट नंबर 3 ना होता और क्वेश्चन में एक और इन्फॉर्मेशन भी ना होती तो इवन देन हम एनुअल बेसिस पे ही ट्रांसफर करते, लेकिन डेफिनेटली यहाँ लिखा हुआ है, इसलिए हम एनुअली सरप्लस की ट्रांसफर भी करेंगे जैसे जैसे डेप्रिसिएशन चार्ट होगी। ओके वर्ड्स, देन वो कहता है देयर इज नो चेंज इन द यूजफुल लाइफ ऑफ द बिल्डिंग। अब इसका क्या मीनिंग है इंशाल्लाह फिर मैं क्वेश्चन में बताता हूँ। वैसे सिंपल अगर ट्रांसलेशन की जाए तो ये है कि बिल्डिंग की यूजफुल लाइफ में कोई चेंज नहीं है। पॉइंट नंबर 1 में जाए जरा, यूजफुल लाइफ हमें कितनी बताई हुई है, और वो कहता है इससे 20 ईयर्स के एस्टीमेट में सब्सिक्वेंटली कोई चेंज नहीं है, लेकिन ये क्योंकि एस्टीमेट होता है तो इसमें चेंज भी आ सकता है, लेकिन इस वक्त क्वेश्चन में नहीं है, तो इसका क्या क्वेश्चन पे इम्पैक्ट आएगा अभी मैं सॉल्व करके बताता हूँ, सॉल्व करते हुए बताता हूँ। रिक्वायरमेंट पढ़ लें जरा। फॉलोइंग लेजर्स आपने बनाने फॉर ऑल रेलिवेंट ईयर्स। कौन कौन सा लेजर, बिल्डिंग अकाउंट है, क्यूमुलेटेड एप्रिसिएशन अकाउंट है और इवैल्यूएशन सरप्लस अकाउंट है। अब फॉर ऑल रेलिवेंट ईयर्स कौन से होंगे, जरा ऊपर डाटा देखते हैं जरा। 1 जुलाई पे 1 जुलाई 2005 पे एसेट खरीदा हुआ है, बल्कि आप इस तरह करें फर्स्ट क्वेश्चन में जरा साथ ईयर एंड मेंशन ही करना, जरा एक सेंटेंस होना चाहिए जरा। प्रिपेयर फॉलोइंग लेजर्स फॉर ऑल रेलिवेंट ईयर्स स्टार्टिंग फ्रॉम, ये ब्रैकेट में लिखना जरा। अभी खैर एग्जाम क्वेश्चन नहीं है, जरा एक इनिशियली छोटा सा क्वेश्चन जरा पहले कर लें। स्टार्टिंग फ्रॉम 1 जुलाई 2005 आपको 30 जून 2009, स्टार्टिंग फ्रॉम 1 जुलाई 2005 टू 30 जून 2009, ये बता देंगे मैंने कितने ईयर्स बीच में रख लिए, काउंट करके जरा। पहला कौन सा आएगा, ईयर एंड से बताएं। पहला ईयर एंड कब हो गए, फर्स्ट ईयर एंड 30 जून 5 या 6, 1 जुलाई 5 है ना, तो फर्स्ट ईयर एंड कौन सा आएगा, 30 जून 6, 7, 8 और 9, तो 4 सालों की बस वर्किंग करनी है। अरे रजिस्टर खोलें, सॉल्व करें। ये सिर्फ एक क्वेश्चन शायद या मैक्सिमम 2 क्वेश्चंस करने की जरूरत है, उसके बाद बहुत सारी चीजें रिपीट होंगी। आहिस्ता आहिस्ता क्वेश्चंस लेंथी जरूर हो जाएंगे, लेकिन कॉन्सेप्ट्स बस यही है शायद जो आपको पता है। एक आध शायद जो चीज है वो भी आज डिस्कस हो जाएगी। तो रजिस्टर खोलें, 3 लेजर्स बनाने हैं। कौन कौन से बोला करें, प्लीज पार्टिसिपेट किया करें। 4 साल की वर्किंग है, 2 लेजर्स मेरा ख्याल है आमने सामने लेफ्ट राइट साइड पे पेज पे बना लें, लेकिन पूरा पेज छोड़िएगा। 4 साल की वर्किंग का खुला खुला करें और नेक्स्ट पेज के स्टार्ट पे डिवैल्यूएशन सरप्लस का अकाउंट बना लें। बिल्डिंग अकाउंट, बल्कि सॉरी इससे पहले क्वेश्चन नंबर 1 बिजनेस नेम वगैरह लिखना। नहीं बेटा, नाम अगर पूरा ही लिख लिया करें तो अच्छा है। फैराडे फार्मास्यूटिकल, लेजर अकाउंट्स, बहुत सी अभी वर्किंग आपके सामने होनी है, प्लीज सब लोगों ने इन्वॉल्व रहना है। एक एक फिगर सही तरह सॉल्व करके फिर लिखिएगा। बिल्डिंग अकाउंट, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट, फर्स्ट क्वेश्चन है, पूरा पेज छोड़ दें, साफ सुथरी वर्किंग करें, कुछ लाइनें कुछ रह गई तो खैर है, ये ना बाद में जरूरत पड़े स्पेस ना हो। और बेहतर ये कि नेक्स्ट पेज पे रिवॉल्यूशन सरप्लस का लेजर लेजर खोलना। सारी डबल एंट्रीज आपने जेन में लानी है, उसको इंशाल्लाह साथ साथ पोस्ट करेंगे। जी ऑनलाइन स्टूडेंट्स रेडी हैं जी साथ? जी अगर लिख लेंगे, हेडिंग्स वगैरह बना लेंगे तो बताइएगा।
छुट्टियां खत्म हो गई हैं, लगता है नींद खत्म नहीं हो रही है, बल्कि बड़ा अरसे बाद एक ऐसी जगह मिली है जहां बेस्ट नींद आती है। ले स्टार्ट सर। जी स्टार्टिंग पॉइंट बताएंगे सर। सवाल आपके सामने है सर। ब्रॉड डाउन कहां से शुरू करना है सर? किस डेट से शुरू करना है सर? तो 1 जुलाई 2005 स्टार्टिंग डेट ऑफ द ईयर है यार। इस डेट पे परचेज रिकॉर्ड करें या ब्रॉड डाउन लिखें? ब्रॉड डाउन कब होता? अगर पिछले सालों में खरीदा होता और कैरी डाउन बैलेंस ब्रॉड डाउन बनना था। फर्स्ट डे पे एक एडिशन है। एंट्री बोले जी। कैश डेबिट जाने दें, गुस्सा यार, खुदा का नाम है। बिल्डिंग डेबिट, कैश क्रेडिट, डेट बताएं। 1 जुलाई 2005। कैश रेफरेंस आ जाएगा। अच्छा बेटा 200 मिलियन रुपीज है, तो आप मिलियंस में लिखें या पूरे जीरो लगाएं? मिलियंस में रहने दें। नेक्स्ट क्वेश्चन डेफिनेटली मिलियंस में ही करेंगे, लेकिन कम से कम थाउजेंड्स में जरूर करना है। ऊपर लिखें रुपीज इन थाउजेंड्स। आइडिया है इसका? रुपीज इन थाउजेंड्स। वैसे तो मिलियंस में ही होना चाहिए था, लेकिन मेरा ख्याल है एक आध क्वेश्चन जरा कहीं ज्यादा ही राउंडिंग ऑफ ना हो जाए, लेकिन कम से कम रुपीज इन थाउजेंड्स का तो आइडिया है सर। तो बताएंगे 200 मिलियन कैसे लिखूं रुपीज इन थाउजेंड में? प्लीज सर जी, हर चीज के हवाले से मासूम ना बन जाया करें। प्लीज 200 मिलियन को थाउजेंड में कैसे लिखूं सर? देख के लिख लें सर, दो के बाद जीरो लगाएं। प्लीज कुछ तो सोचें यार, क्या हो गया? अब इस पे ना मुकरिएगा, ये भी नहीं पता आपको। 200 मिलियन थाउजेंड्स में आ गया। डन है सर। एंट्री रिपीट कर दें। आ गए आप। बिल्डिंग डेबिट, आगे पढ़े। नेक्स्ट डेट, नेक्स्ट रेलिवेंट डेट सोचें। फर्स्ट रिवैल्यूएशन डेट क्या है? 1 जुलाई 6 का मतलब हो जाएगा सेकंड नेक्स्ट अकाउंटिंग ईयर का स्टार्ट। पहले शायद 30 जून 2006 वाला ईयर खत्म होगा। 1 जुलाई 6 पे रिवैल्यूएशन है, तो ईयर एंड आएगा 30 जून 2006। कुछ करेंगे उस दिन? फर्स्ट ईयर की डेप्रिसिएशन चार्ज होगी। क्या एंट्री होगी? एंट्री बताते हुए इसमें शर्मिंदगी वाली कोई बात नहीं है। एंट्री डेट बताएं। 30 जून 2006। डेप्रिसिएशन डेबिट, डेप्रिसिएशन का लेजर रिकॉर्ड नहीं है। क्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन के लेजर में फिगर क्रेडिट साइड पे आ गई। वर्किंग कैसे करूं? 200 मिलियन डिवाइडेड बाय 20। मेथड क्या है? रेजिडुअल वैल्यू की इंफॉर्मेशन नहीं है सच, तो स्ट्रेट लाइन मेथड में कॉस्ट डिवाइड बाय यूजफुल लाइफ। डन है सर। आंसर 10,000। थाउजेंड्स में वर्किंग हो रही है। 10 मिलियन 10,000। डन है सर। जी कुछ और। 30 जून 2006 में सरप्लस के लेजर में 2006 में 30 जून 2006 में कोई एडजस्टमेंट नहीं आएगी, क्योंकि फर्स्ट रिवैल्यूएशन हुई ही नेक्स्ट ईयर के स्टार्ट में। ठीक है सर। तो बस ये दो ही एंट्रीज होनी है इस साल। एसेट आया, डेप्रिशिएट हुआ, यूज हुआ, सीडीज निकालें। फर्स्ट ईयर के एंड पे लेजर क्लोज करें। बाय डिफॉल्ट एक्यूमुलेटेड एप्रिसिएशन का लेजर हमेशा अलहदा ही बनेगा, अनलेस एग्जामिनर हमें स्पेसिफाई करे कि एसेट अकाउंट WDV पे बनाना है, कैरिंग अमाउंट पे बनाना है। तो 200,000 एज इट इज, थाउजेंड्स में सीडी बन गया। ऑपोजिट साइड पे 10 मिलियन कैरिड डाउन बैलेंस आ गया। एनी कंफ्यूजन है? सरप्लस के लेजर में फर्स्ट ईयर में कोई मूवमेंट नहीं है। ये सफिशिएंट है स्पेस, ज्यादा मिक्स तो नहीं हो रही चीजें। मैं लेफ्ट राइट साइड पे कह दिए, बन जाएगी वर्किंग? नहीं खुद से नजर आ रही है सही? ये ना हो बस मिक्स ही हो जाए।
चले सर आगे चले। कौन सा साल खत्म कर दिया आपने? 30 जून 6 खत्म हो गया। कौन सा साल शुरू हो गया? 1 जुलाई 2006 पे हम आगे हैं। लेजर्स अगर बना रहे हैं तो सबसे पहले ब्रॉड डाउन उठाएं। 200,000 डेबिट बैलेंस एंड 10,000 डेबिट बैलेंस ऑन 1 जुलाई 2006। जी 1 जुलाई 2006 पे अब क्या हो रहा है? प्लीज अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन 1 जुलाई 2006 पे क्या हो रहा है सर? रिवैल्यूएशन नहीं, अब सरप्लस या लॉस का कैसे पता चलेगा? कंपेयर करना होगा कैरिंग अमाउंट और फेयर वैल्यू को। तो यकीनन कुछ फिगर्स अब इजी हैं, लेकिन थोड़ा सा जरा यूज टू हो, एक छोटी सी वर्किंग करनी है आपने। जहाँ सरप्लस का आप लेजर बना रहे हैं उसके नीचे जरा स्पेस रखें, जरा 3-4 सालों की भी जरूरत पड़नी है। वर्किंग्स में खुला खुला एक सवाल करें, फिर उसके बाद आपको आइडिया हो जाएगा कितनी स्पेस छोड़नी है। रिवैल्यूएशन डेट पे आप कंपैरिजन करेंगे बिटवीन कैरिंग अमाउंट एंड फेयर वैल्यू, और फिर डिसीजन लेंगे कि सरप्लस है या लॉस है। तो लिखे जरा काइंडली करें। वर्किंग एक छोटी सी करवा दें जरा। व्हाट इज द रिवैल्यूएशन डेट? 1 जुलाई 2006। कैरिंग अमाउंट बनवाएं जरा फिगर्स बोल के। इस वक्त कैरिंग अमाउंट क्या है? कैसे फाइंड आउट करूं? 200,000 माइनस तो 190 मिलियन थाउजेंड। ठीक है सर। कैरिंग अमाउंट बनानी पड़ रही है, बनी हुई है, सेपरेट लेजर्स है, बनानी पड़ रही है माइनस एक्यूमुलेटेड एप्रिसिएशन। फेयर वैल्यू क्वेश्चन में से ढूंढ के बताएं। फेयर वैल्यू सर फेयर वैल्यू 230 मिलियन कैसे लिखूं? तो अगर थाउजेंड में वर्किंग हो रही है तो 230,000। डिफरेंस लें। डिफरेंस 40,000 सरप्लस है, लॉस है? सरप्लस क्यों है? फेयर वैल्यू ज्यादा है, कम है? प्लीज बेटा आप नहीं लिखना है यार, पहले सोच तो लें यार। देख देख के जीरो लगाई जा रहे हैं, कॉमा नजर आया तो वो लगा लिया है। प्लीज वाई सरप्लस, क्योंकि बोर्ड पे लिखा हुआ है। कैसे पता चला फेयर वैल्यू ज्यादा है? देखा तो है नहीं है। अब देखा, अल्लाह करे सही देखा हो। क्या फेयर वैल्यू है? कैरिंग अमाउंट क्या है? क्या वाकई ज्यादा है? तो 40 क्या है? लिख लें, वर्किंग कंप्लीट कर लें। सॉरी मैंने आपको बीच में रोका है, लेकिन आप रुके नहीं है वैसे। सब कुछ बेटा आपके लिए है, समझना इज मोर इंपॉर्टेंट देन सिंपली देख के लिख लेना। तो डेट ऑफ रिवैल्यूएशन पे किसको किससे कंपेयर करते हैं? कैरिंग अमाउंट और फेयर वैल्यू को कंपेयर करते हैं। और रिवैल्यूएशन सरप्लस इस केस में बनता है बिकॉज फेयर वैल्यू इज मोर देन कैरिंग अमाउंट। जी ऑनलाइन स्टूडेंट्स ओके बेटा? देन बेटा डेफिनेटली अब लेजर्स बना रहे हैं तो इस की एंट्री करेंगे, सोचेंगे और पोस्टिंग करेंगे। तो सरप्लस की एंट्री बताएं। बिल्डिंग डेबिट, रिवैल्यूएशन सरप्लस क्रेडिट। लेकिन साथ एक चीज हमेशा ज़हन में रखनी है, अपने लेजर्स देखें जरा, क्या एक्यूमुलेटेड एप्रिसिएशन का लेजर अलग बना हुआ है? तो डेट ऑफ रिवैल्यूएशन पे और भी क्या याद आना चाहिए? एलिमिनेशन की एंट्री कब याद आया करनी चाहिए? ऑन द डेट ऑफ रिवैल्यूएशन, अगर सेपरेट लेजर बना हुआ है। तो रिवैल्यूएशन सरप्लस यकीनन रिकॉर्ड होना है, लेकिन पहले जरा एलिमिनेशन कर लें और फिर रिवैल्यूएशन की एंट्री करते हैं। याद आ रहा है एलिमिनेशन की एंट्री? बताएं एंट्री। ये इसकी भी जरा पोस्टिंग वगैरह पूरी देखें, पहले जरा बोर्ड पे देखें जरा किस दिन ये एंट्री होती है। डेट ऑफ रिवैल्यूएशन, ये कुछ वर्ड थोड़े थोड़े याद रखने हैं जरा। क्या एंट्री हो रही है? क्यूमुलेटेड एप्रिसिएशन डेबिट, बिल्डिंग क्रेडिट इन दिस केस। एक इफेक्ट आ जाएगा क्यूमुलेटेड एप्रिसिएशन अकाउंट के डेबिट साइड पे, सेकंड इफेक्ट आ जाएगा बिल्डिंग अकाउंट में क्रेडिट साइड पे। अमाउंट बतानी है आपने, कितने से एंट्री होती है?
नहीं, 10,000 मींस जितना एक्यूमुलेट हुआ होगा ऑन द डेट ऑफ रिवैल्यूएशन उतनी अमाउंट से ये एंट्री हो जाएगी। बोर्ड पे जरा देखें बिल्डिंग अकाउंट, इस एंट्री का मकसद क्या है वैसे? बिल्डिंग अकाउंट और से देख के बताएं जरा। 2 लाख था डेबिट साइड पे, 10,000 जब क्रेडिट साइड पे आएगा तो ये अमाउंट WDV के इक्वल हो जाएगी और उसके बाद फिर सरप्लस या लॉस की एंट्री हो जाएगी। ठीक है सर, पोस्टिंग ऐसे देख के करनी ना करें, एंट्री बोलें और इंडिविजुअली पोस्ट करने की कोशिश करें। बोले भले आवाज नहीं आ रही आपकी अपने आप को। Cumulated depreciation debit, building account credit on the date of revaluation, that is 1st July 2006. Any confusion? जी ऑनलाइन स्टूडेंट्स? देन अब सरप्लस की एंट्री बोल दें। बिल्डिंग डेबिट, बिल्डिंग के डेबिट साइड पे फिगर आई, रेफरेंस आ गया रिवैल्यूएशन सरप्लस, अमाउंट आई बताएं, अमाउंट 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 40,000। पेशेंस दिखाएं जरा, रिवैल्यूएशन सरप्लस के लेजर में आए, बोर्ड पे जरा देखें। मैं फर्स्ट ईयर की स्पेस जरा जानबूझ के पैसे छोड़ रहा हूँ जस्ट आपको याद करवाने के लिए कि फर्स्ट ईयर रिवैल्यूएशन सरप्लस नहीं आया, क्या आया था? ये सेकंड ईयर में किस डेट पे आया? 1 जुलाई। एंट्री बन रही है बिल्डिंग डेबिट और सरप्लस क्रेडिट, सरप्लस के लेजर में फिगर किधर आई और रेफरेंस आ गया, बिल्डिंग अमाउंट हो गई 40,000। करें जी पूरा, तो पहले काइंडली देखा करें, बात पूरी समझ आ जाए ताकि। जी बेटा 40,000 एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन एलिमिनेट हो रही है और सॉरी 10,000 और 40,000 सरप्लस रिकॉर्ड हो जाएगा। ठीक है, क्लियर? अब जिन हजरात की अगर कोई क्लासेस बेटा मिस हैं लास्ट 2-3 डेज में जो डिस्कशंस हुई हैं, वो मैं कोशिश तो करूंगा कि रिपीट हो जाए, लेकिन वो क्लासेस लेना कंपलसरी है। अगर आपकी कोई क्लास बेटा मिस हुई हुई है तो वो डेफिनेटली इस वक्त सब कुछ उस डिटेल में डिस्कस नहीं हो सकेगा, बाकी मैं ट्राई जरूर करूंगा कि मैक्सिमम चीजें आपके सामने रिवाइज हो जाए। क्लासेस छोड़ना कोई सोल्यूशन नहीं है, कोई एक क्लास भी अगर बीच में मिस हो तो सब कुछ लिंक्ड है, आगे फिर समझ नहीं आएगा। बहरहाल फिलहाल समझ आ गया 10,000 40,000? जी आप लोग क्लियर है सारे? जी ऑनलाइन स्टूडेंट्स? ये एलिमिनेशन वाली एंट्री किस डेट पे होती है जी? ये मुसलसल पार्टिसिपेशन रखिएगा, ये चीजें टिप्स होनी चाहिए, हर क्वेश्चन को करते हुए प्रॉब्लम्स आनी है, ये वाली सही याद होना चाहिए। किस डेट पे एलिमिनेशन की एंट्री होती है? ये साल के शुरू में होती है, एंड में होती है, मिड में होती है, ये कोई बहस नहीं है। ये हर साल होती है, 2 साल बाद होती है, 5 साल बाद होती है, कोई बहस नहीं है। सिंपल क्या वर्ड ज़हन में रखनी है, रिवैल्यूएशन डेट पे होती है। हर साल अगर रिवैल्यूएशन होगी तो हर साल होगी, ये रेंड पे अगर रिवैल्यूएशन हुई है तो ये रेंड पे होगी, शुरू में हुई है तो शुरू में हो जाएगी। ऑन द डेट ऑफ रिवैल्यूएशन एलिमिनेशन की एंट्री ज़हन में आनी चाहिए अगर एक्यूमुलेटेड एप्रिसिएशन का लेजर अलग बना हुआ। देन नंबर 2, अब हमारी इन एंट्री से जरा बिल्डिंग अकाउंट देखा जरा। बिल्डिंग का लेजर 2 लाख पे पहले था, 2 लाख से स्टार्ट हुआ था, डेबिट ब्रॉट डाउन इस साल का, 10,000 क्रेडिट होने से 190 हुआ और 40,000 डेबिट होने से बिल्डिंग में 230 बन जाएगा। कैसे? 2 लाख माइनस 10 190 प्लस 40, इन अदर वर्ड्स हमारी एंट्री से अब ये बिल्डिंग फेयर वैल्यू पे आ गई है। आफ्टर रिवैल्यूएशन पे डेप्रिसिएशन चार्ज होती है, तो सेंटेंस बताएंगे किस स्पेस पे चार्ज होती है? ढूंढने जरा, कहीं ढूंढने जरा, अपने रजिस्टर में ढूंढना। जी बेटा जैसे जैसे डेप्रिसिएशन चार्ज होगी साथ साथ पे ट्रांसफर भी करेंगे, तो जब डेप्रिसिएशन चार्ज होगी तो इंशाल्लाह फिर ट्रांसफर की बात करते हैं। जी ढूंढे, अपने सेंटेंस में लिखा होना चाहिए आफ्टर रिवैल्यूएशन फेयर वैल्यू इज डेप्रिशिएटेड ओवर रिमेनिंग यूजफुल लाइफ। तो आए जरा ये रिमेनिंग यूजफुल लाइफ का कॉन्सेप्ट भी जरा फाइनल करें जरा। जी पॉइंट नंबर 1 देखें सवाल का, इस बिल्डिंग की टोटल लाइफ क्या थी? 20। तब कितने साल बाद रिवैल्यूएशन हो रही है? 1 साल बाद। तो डेट ऑफ रिवैल्यूएशन पे जब आप रिवैल्यूएशन रिकॉर्ड कर लेंगे तो आपको फिर रिमेनिंग यूजफुल लाइफ ढूंढनी होती है।
एग्जामिनर ने अब अलग-अलग नहीं बताया हमें 20 ईयर्स अगर टोटल लाइफ थी और 1 साल गुजरा है तो रिमेनिंग लाइफ क्या होगी 19 ईयर्स। तो नाउ फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स 1 जुलाई 2006 ऑनवर्ड्स to 30 million fair value will be depreciated over remaining years of 19 समझ आ गया कैसे गिना मैंने। टोटल लाइफ लेंगे और जितना फिर बीच में अरसा गुजरा उसको माइनस कर दें। हमारे इस केस में भी सिंपल ही गेम, एक ही साल गुजरा है 1 जुलाई 2005 से 1 जुलाई 2006 पे आए, तो रिमेनिंग लाइफ अब 19 ईयर्स पे डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे। एक छोटी सी चीज क्लियर करनी है आपने, पॉइंट नंबर 4 पढ़े नीचे। हमारे क्वेश्चन के पॉइंट नंबर 4 में तो एग्जामिनर ने कहा है कि there is no change in there is no change in the useful life of the building, तो therefore हमें तो 20 लेना चाहिए। अब गौर से मेरी बात सुनिएगा जरा, वर्ड्स गौर से सुना जरा। अगर 1 साल गुजर जाने के बाद भी मैं 20 ईयर्स लूं तो फिर लाइफ में खुद चेंज कर रहा हूं। 1 साल गुजरने के बाद अगर मैं 20 कह रहा हूं मींस मैं रिमेनिंग ना लूं, तो इसका मतलब फिर मैं 21 साल कह रहा हूं टोटल लाइफ। अगर मैं 1 साल गुजरने के बावजूद 20 की बेस पे 20 सालों की बेस पे डेप्रिसिएशन चार्ज करूंगा, तो इसका मतलब हम ये कहना चाह रहे हैं कि अब टोटल लाइफ 21 साल होगी। एग्जामिनर की लाइन है देयर इज नो चेंज इन यूजफुल लाइफ, तो अगर 20 साल लाइफ थी और 1 साल गुजर गया है तो 19 साल ही लेनी चाहिए, तभी टोटल 20 होगी। ये मेरी बात समझ आ रही है? क्या 19 रिमेनिंग लेने से टोटल लाइफ 20 रहेगी? तो 19 जब हम कह रहे हैं रिमेनिंग लाइफ, तो उससे टोटल लाइफ पे कोई चेंज नहीं आ रहा। और अगर यहाँ हम 20 ले लें फॉर एग्जांपल 19 की जगह, तो फिर हम अपनी मर्जी से चेंज कर रहे हैं। तो रिमेनिंग लाइफ जब आप लेंगे तो ऑटोमेटिकली नो चेंज इन लाइफ खुद ब खुद इनकॉर्पोरेट हो जाएगा फैक्ट। मेरी बात समझ आई है नहीं? ये लाइफ कब गिनते हैं? रिवैल्यूएशन डेट पे गिनते हैं। और कैसे गिनते हैं? टोटल लाइफ ले लें और उसमें से जितना अरसा गुजरा वो माइनस करते हैं। तो टोटल लाइफ वाज 20 इयर्स, 1 साल गुजरे थे, तो रिमेनिंग लाइफ 19 लेने से पॉइंट नंबर 4 अप्लाई हो जाएगा या पॉइंट नंबर 4 का प्रॉब्लम आ जाएगा? अगर मैं अभी भी 20 लूंगा, ये समझ आता प्लीज? 1 जुलाई 2006 से ऑनवर्ड भी अगर 20 इयर्स की बेस पे चार्ज करूंगा, तो फिर 1 साल गुजरने की वजह से टोटल कितने साल हो जाएंगे? फिर 21 साल हो जाएंगे, विच मींस हम लाइफ खुद से चेंज कर रहे हैं। तो व्हाट द एग्जामिनर इज सेइंग कि लाइफ चेंज नहीं हो रही, इट मींस हमने सिंपली रिमेनिंग लाइफ काउंट कर लेनी है ऑन 1 जुलाई 2006 व्हिच मींस ऑन द डेट ऑफ रिवैल्यूएशन। सब ओके प्लीज? एक छोटी सी अगर वर्किंग करवा दें जरा बेहतर रहेगा। कैलकुलेटर पकड़े जरा, फेयर वैल्यू बताएं क्या है। अब 230 अगर फेयर वैल्यू तो इसे डिवाइड बाय क्या होना है 19, तो आपके पास जो भी आंसर आएगा ये क्या आएगा? ये किस साल की डेप्रिसिएशन आएगी? सेकेंड ईयर की डेप्रिसिएशन, 30 जून 2007 की डेप्रिसिएशन आएगी। तो मैंने पूरी बात आपके सामने रख जो दी है वो ये है। एक सेकंड प्लीज दोबारा सुन लें जरा। नंबर 1 डेट ऑफ रिवैल्यूएशन पे एलिमिनेशन की एंट्री होनी है। नंबर 2 फिर साथ सरप्लस या लॉस की एंट्री होनी है। और आफ्टर दीज 2 एंट्रीज आपका एसेट फेयर वैल्यू पे इंशाल्लाह आ जाएगा। और आफ्टर एसेट आपका फेयर वैल्यू पे आ जाए, आपने रिमेनिंग लाइफ काउंट करके आगे जाना है। तो व्हाट इज द रिमेनिंग लाइफ ऑन द डेट ऑफ रिवैल्यूएशन? 19 ईयर्स। लेकिन डेफिनेटली बेटा सेकंड ईयर की डेप्रिसिएशन चार्ज किस दिन होगी? पहले दिन ही हो जाएगी या ईयर एंड पे चार्ज होगी? तो चार्ज उसने ईयर एंड पे ही होना है साल गुजरने के बाद, लेकिन रिमेनिंग लाइफ काउंट कब होनी है? रिवैल्यूएशन डेट पे। तो व्हाट इज द रिवैल्यूएशन डेट है? 1 जुलाई 2006। इस डेट पे 19 साल हमने काउंट तो कर ली है, लेकिन इसकी बेस पे ईयर एंड पे आए जरा डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं। मेरे प्लीज वर्ड समझ आ रहे हैं? ये जो मैंने चीजें एक्सप्लेन की अभी सेकंड ईयर के एंगल से आपने नेक्स्ट ईयर में कंप्लीट करवानी है। करवा देंगे? पहले ये करंट ईयर कंप्लीट करवाएं जरा। डेट बताएं क्या लिखूं? डेप्रिसिएशन चार्ज करवाएं 30 जून 2007। एंट्री बोले, इन्वॉल्व रहा करें प्लीज, इसका नहीं फायदा कोई। ये छोटी छोटी चीजें इन्होंने बड़े बड़े सवालों में कन्वर्ट होना है, अपने कॉन्सेप्ट फाइनल करना जरा। डेप्रिसिएशन डेबिट, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्रेडिट। वर्किंग कैसे करूं प्लीज? वर्किंग कैसे करूं यार? 230 डिवाइड बाय 18। जी सही कह रहे हैं आप, रिमेनिंग लाइफ गिनते हैं ईयर एंड पे। अब जिन भाई ने 18 बेटा कहा है क्लियर कर लीजिएगा काइंडली, जिस तरह आप 18 कह रहे हैं तो जरा बोर्ड पे देखें, फिर जहां 20 था वहां 19 कहना चाहिए था आपको। जो भाई 18 काइंडली कह रहे हैं, मैंने कुछ नहीं कहना, मुझे पता चले कौन सा आपसे। जो साहब कह रहे हैं 18 यहाँ लेना चाहिए, काउंट उन्होंने सही किया है, लेकिन ये 18 आप 2 साल बाद काउंट कर रहे हैं। अगर यही कह रहे हैं तो ऊपर जहाँ 20 लिया है तो वहां 1 साल गुजर नहीं गया हुआ था, तो वहां तो फिर 19 लेने चाहिए थे।
तो प्लीज रिमेनिंग लाइफ गिननी कब है, और डेफिनेटली उसकी बेस पे चार्ज कब करना है, ईयर एंड्स पे। एक छोटी चीज और सुने, लेट्स अज्यूम इस रिवैल्यूएशन के बाद कोई और रिवैल्यूएशन ना हो। लेट्स अज्यूम इस रिवैल्यूएशन के बाद कोई और रिवैल्यूएशन ना हो, नेक्स्ट ईयर की डेप्रिसिएशन कैसे काउंट करेंगे? क्या हर साल रिमेनिंग लाइफ काउंट करते हैं? रिमेनिंग लाइफ कब काउंट करते हैं? जब रिवैल्यूएशन डेट आ जाती है। उसके बाद दोबारा कब काउंट करेंगे? जब फिर रिवैल्यूएशन होगी, और अगर नहीं होगी तो डिवाइड बाय 19 कब तक चलेगा? अगर कोई रिवैल्यूएशन नहीं तो अगले 19 साल डिवाइड बाय 19 ही होना था। फॉर एग्जांपल रिवैल्यूएशन ना होती, एक साइड बोर्ड पे देखें जी, छोड़ें सारी चीजें। अगर रिवैल्यूएशन ना होती तो सेकेंड ईयर की डेप्रिसिएशन कैसे आती? डिवाइड बाय 2 लाख डिवाइड बाय 20, स्ट्रेट लाइन मेथड है। थर्ड ईयर की कैसे आती? कोई रिमेनिंग लाइफ हम नहीं गिनते, डिवाइड बाय 20 20 20, स्ट्रेट लाइन मेथड, पूरा 20 साल। यहाँ क्यों गिनी है 19 ईयर्स? रिवैल्यूएशन डेट पे गिनी है, और उसकी बेस पे अब चार्ज करना शुरू कर दिए। दोबारा अगर गिननी पड़ी तो कब करेंगे? दोबारा कब गिनेंगे? तो प्लीज रिमेनिंग लाइफ कब काउंट करते हैं, और उसकी बेस पे डेप्रीसिएशन कब चार्ज करते हैं? ईयर एंड्स पे चार्ज, उसकी बेस पे ईयर एंड्स पे चार्ज करते हैं, और उसकी बेस पे ईयर एंड्स पे चार्ज करते रहेंगे अनलेस दोबारा रिवैल्यूएशन हो जाए। अब जिन साहब ने 18 कहा था वो बताना तो नहीं चाह रहे कौन साहब है, लेकिन क्लियर हो गया प्लीज? 19 ओके प्लीज? आंसर बताइएगा, आंसर बताइएगा सर। सर 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 मुझे तो नहीं कहा जा रहा, किसी एक को तो कहा होगा यार मैंने। आंसर बताइएगा प्लीज। 1 2 105 डबल एंट्री बोले। बहुत कुछ मैं इसमें कॉन्सेप्चुअली डिस्कस कर रहा हूँ, इसको नोट करने के बजाय मतलब सॉल्व करते रहे। बाकी इंशाल्लाह जब प्रैक्टिस करेंगे तो बार बार मैं आपके सामने एक क्वेश्चंस बोलूंगा। यहाँ तक कोई कंफ्यूजन? ये रिमेनिंग लाइफ प्लीज कब काउंट हुई है, और डेफिनेटली ईयर एंड पे फिर आके डेप्रिसिएशन उसकी बेस पे चार्ट होगी। अब पॉइंट नंबर 3 पढ़े, ये 7 है बेटा ऑनलाइन स्टूडेंट्स। पॉइंट नंबर 3, डेप्रिसिएशन जब हमने चार्ज कर ली है तो साथ ही सरप्लस ट्रांसफर की पॉलिसी जहन में आनी चाहिए। क्या एनुअल बेसिस पे सरप्लस भी ट्रांसफर होना है? अपने सरप्लस के लेजर पे आए, सरप्लस कितना आया था? 40,000। एनुअल बेटा अगर इसने ट्रांसफर होना है तो इसके ट्रांसफर का वे क्या होता था? मैं जरा एक सेकंड आपके सामने दोबारा जरा बात कर रहा अपने सामने रख लेता हूँ। कैलकुलेटर पे लिखे 40,000, क्या लिखवा रहा हूँ 40,000। अगर एनुअल ट्रांसफर करना हो तो जिस बेस और मेथड से आपने डेप्रिसिएशन चार्ज की है, जिस बेस का मतलब जिस लाइफ पे, और जिस मेथड का मतलब स्ट्रेट लाइन मेथड पे, तो जिस बेस और जिस मेथड से आपने डेप्रिसिएशन चार्ज की है उसी बेस और मेथड को आप अप्लाई करके सरप्लस ट्रांसफर की अमाउंट निकाल लेंगे। मीन्स उसे सिंपली 40,000 लिखा कैलकुलेटर पे आपने, डिवाइडेड बाय काइंडली बताएं 19 ईयर्स की बेस पे डेप्रिसिएशन चार्ज हुई थी, तो जिस बेस पे आपकी डेप्रिसिएशन है, जिस मेथड से डेप्रिसिएशन है, उसी बेस पे एनुअल सरप्लस ट्रांसफर की अमाउंट इंशाल्लाह कैलकुलेट हो जाया करेगी। डन है प्लीज? लेकिन ये एंट्री होनी किस दिन है? जिस डेट पे डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे, डेप्रिसिएशन चार्ज करने के बाद फिर जहन में सरप्लस ट्रांसफर आना चाहिए। तो सरप्लस की ट्रांसफर को डेप्रिसिएशन के साथ काइंडली लिंक रखा करें। किसके वक्त साथ इसमें ट्रांसफर होना है? एज द एसेट इज डेप्रिशिएटेड, यूज्ड एंड डेप्रिशिएटेड। तो जिस डेट पे डेप्रिसिएशन, कौन सी डेट है? 30 जून 2007, उसी डेट पे सरप्लस ट्रांसफर। एंट्री बता देना सरप्लस ट्रांसफर। सरप्लस डेबिट, रिटेन्ड अर्निंग्स क्रेडिट, सरप्लस का लेजर है, तो सरप्लस के लेजर में रेफरेंस किधर लिखूं? डेबिट साइड पे। रेफरेंस क्या आ गया? रिटेन्ड अर्निंग्स। यकीनन अगर रिटेन्ड अर्निंग्स का लेजर बनाया जा रहा हो तो फिगर क्रेडिट साइड पे होगी। अमाउंट कितनी लिखूं? प्लीज सॉल्व 40,000 डिवाइड बाय 19 इज इक्वल टू 2105। बात मेरी पूरी समझ आ गई है? 2105 करें जी कंप्लीट। जी ऑनलाइन स्टूडेंट साथ अपने अभी बेटा क्लियर हो गया सरप्लस ट्रांसफर की एंट्री?
बाकी जरा फर्स्ट क्वेश्चन है तो जो सारी चीजें अप्लाई हुई हैं हमने डिस्कस की थी उन्हें क्वेश्चन फॉर्म में कैसे करना है, तो वो शायद थोड़ा सा जरा मुझे आप जरा एक क्वेश्चन के में करते हुए जरा मेरे साथ मुझे टाइम दे जरा। समझ आ रहा है प्लीज जी ऑनलाइन स्टूडेंट्स? जी सेकंड ईयर जरा काइंडली रिवाइज कर लें स्टेप वाइज। पहले क्या हुआ, फिर क्या किया, फिर क्या किया, फिर क्या किया। 4 काम मैंने बोले आपके सामने, या 3 को मैंने 4 स्टेप्स में बोला। आप जरा एक एक करके जरा देखें पहले कौन सा काम हुआ, फिर क्या हुआ, फिर क्या, फिर क्या। अपने आप को जरा बताएं, फिर मैं आपको पूछता हूँ आपसे। जी ऑनलाइन स्टूडेंट्स प्लीज ओके। ये सबसे पहले क्या काम हुआ सर? रिवैल्यूएशन डेट पे शायद 2 काम हुए। सबसे पहले साल के शुरू में जब रिवैल्यूएशन हुई तो नंबर 1 एलिमिनेशन हुई। सेकेंडली फिर रिवैल्यूएशन सरप्लस की एंट्री हो गई। फिर यकीनन हमने रिमेनिंग लाइफ गिनी। फिर क्या किया, कब चार्ज की, ईयर एंड पे डेप्रिसिएशन चार्ज की। और साथ ही फिर जहन में पॉइंट नंबर 3 आया कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमने एनुअल बेसिस पे सरप्लस भी ट्रांसफर करना है। कंप्लीट है जी सेकंड ईयर। सीडीज निकालना है इसके, लेजर फाइनल करें सेकंड ईयर का। क्यूमुलेटेड एप्रिसिएशन के लेजर का टोटल हो जाएगा डबल टू 105 और सीडी हो जाएगा 12। बैलेंसिंग करें जी प्लीज। नहीं सरप्लस का बैलेंस बताइए। 3789। क्या वो नहीं हो रही बैलेंसिंग? बैलेंसिंग बोर्ड से देख के लिख रहे हैं यार। टोटल भी 2 दफा बोर्ड से देख के लिख रहे हैं हर लेजर का। वर्किंग किया करें प्लीज, यूज योर कैलकुलेटर। कौन सा ईयर एंड हो गया? 30 जून 2007। एनी कंफ्यूजन सर? जी मिस्टर दानियल ओके सर। जी नेक्स्ट अब कौन सा साल शुरू हो गया सर? कौन सी डेट चले आ गई? 1 जुलाई 7 या 8? 1 जुलाई 7। ब्रॉड डाउन उठाएं जी पहले। बिल्डिंग का 230 हो जाएगा। 1 जुलाई 2007। एक्यूमुलेटेड एप्रिसिएशन का ब्रॉड डाउन 1 to 105 और सरप्लस के लेजर का ब्रॉड डाउन 37895। ये क्वेश्चन का डेटा देखें। 1 जुलाई 7 पे वंस अगेन क्या हो रहा है? अब ये सब कुछ रिपीट होना है जो शायद पिछले साल में हुआ है, जरा सही तरह रिवाइज करना है। व्हाट इज द डेट ऑफ रिवोल्यूशन नेक्स्ट? 1 जुलाई 2007 वर्किंग में। ये बेटा एंट्रीज करते हैं, लेकिन पहले मेरा ख्याल है सरप्लस या लॉस का डिसीजन ले लिया करें। बाकी डेफिनेटली एंट्री सारी इंशाल्लाह भी आप ही करवाएंगे। जी डेट ऑफ रिवैल्यूएशन पे किसको किससे कंपेयर करना है? कैरिंग अमाउंट की फिगर बताएं कैसे सॉल्व करूं?
प्लीज लेजर देखें, लेजर देखें। 230 फिगर्स बोल देना। 230 माइनस 12105 आंसर। प्लीज आंसर, प्लीज। मानी हो नहीं रहा, कैलकुलेटर इस्तेमाल नहीं कर रहे। ये कौन सा मिशन बनाया हुआ है? 217895। व्हाट इज द नेम ऑफ दिस फिगर? कैरिंग अमाउंट, फेयर वैल्यू बताएं। 170,000, 170 मिलियन से 170,000। डिफरेंस लें 47895। डिफरेंस का नाम बताएं। वाई लॉस। फेयर वैल्यू किससे कम है? लिखें वर्किंग। जी ऑनलाइन स्टूडेंट्स कर रहे हैं जी क्वेश्चन। जी सर वर्किंग ओके प्लीज। अब स्टेप वाइज बताएं जी क्या क्या करना है। सबसे पहले क्या ज़हन में लाएं? डेट ऑफ रिवैल्यूएशन पे सेपरेट लेजर अगर बना हुआ है तो एलिमिनेशन ज़हन में लाएं। लाएं जी, बोले एंट्री खुद से जरा पोस्ट करें। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन डेबिट, बिल्डिंग अकाउंट क्रेडिट। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट, बिल्डिंग अकाउंट क्रेडिट। अमाउंट बताएं। मत डरे मत डरे मत डरे। अमाउंट 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 22,105। 22,105 तो टोटल था यार। अब इस वक्त एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन है कितनी? 12,105। ठीक है, 12,105 डन है सर। कितने से एंट्री होती है? जितनी एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन ऑन द डेट ऑफ रिवैल्यूएशन आपकी अवेलेबल हो। ठीक है, ठीक है सर। अब क्या करूं? अब क्या करूं सर? अब क्या करूं? रिवैल्यूएशन लॉस की एंट्री करवानी है आपने। ये रिवैल्यूएशन लॉस की एंट्री बताएं। रिवैल्यूएशन लॉस की एंट्री बताएं। बात तो आप सही कर रहे हैं लेकिन मेरे भाइयों ये लॉस फर्स्ट टाइम नहीं है यार। क्या ये लॉस सरप्लस आने के बाद तो नहीं आया? वर्किंग्स में है। अच्छा एंट्रीज इस वक्त रिक्वायर्ड तो नहीं है लेकिन मेरा ख्याल है इसकी जरा एंट्री भी करवा दें। पहले एंट्री करवा दें फिर पोस्ट करते हैं। ये फर्स्ट टाइम अगर बेटा लॉस होता फिर तो ठीक कह रहे हैं आप, बिल्डिंग क्रेडिट होनी थी और रिवैल्यूएशन लॉस डेबिट होना था। लेकिन अगर सरप्लस पड़ा और लॉस आ जाए तो देन पहले ये लॉस सरप्लस से एडजस्ट होगा और जो रिमेनिंग लॉस होगा वो प्रॉफिट लॉस में जाएगा। तो इसकी मैं एंट्री भी इसलिए लिख रहा हूँ कि जरा एंट्री भी रिवाइज हो जाए और बाद में आपको पोस्टिंग में भी जरा आसानी रह जाए। करवा देंगे जरा एंट्री, उसका तरीका भी फाइनल कीजिएगा मेरे साथ जरा। नहीं एक मिनट, क्वेश्चन मेरे शुरू फिर आप फिगर्स बताइएगा। सबसे पहले मेरी सजेशन ये है कि आप एसेट पे फोकस करें। अगर लॉस है तो बिल्डिंग ने तो क्रेडिट होना है, और अगर सरप्लस होगा तो बिल्डिंग ने डेबिट होना था। तो पहले एसेट पे फोकस कर लें जी। बिल्डिंग ने कितने से क्रेडिट होना? 47895। ये ओके। अब लॉस है 47,895। अपना सरप्लस का लेजर देखें। सरप्लस पड़ा कितना है जब ये लॉस आया? यार 40,000 पड़ा है यार। 40,000 आया था, पड़ा नहीं है। अब कितना रिमेनिंग रह गया? 37,895 रह गया। तो पहले ये लॉस किससे के साथ एडजस्ट होगा? तो अप टू व्हाट एक्सटेंट पहले सरप्लस डेबिट होके खत्म होगा? 37,895। ये मेरी बात समझ आ रही है प्लीज? ये लॉस अब प्रॉफिट लॉस में जाने की बजाय पहले सरप्लस से एडजस्ट होगा। इस एंट्री से सरप्लस, इस इफेक्ट से सरप्लस अब जीरो हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। जितना भैया सारा खत्म हो गया। लेकिन क्या लॉस ज्यादा है? कितना ज्यादा है? तो जितना ज्यादा 10,000 लॉस है वो फिर कहाँ जाएगा? वो रिवैल्यूएशन लॉस के नाम से
प्रॉफिट एंड लॉस में अमाउंट चली जाएगी। ये एंट्री बनाने का तरीका समझ आ गया प्लीज? क्या तरीका है? पहले किसका डिसीजन लें? पहले एसेट का डिसीजन ले लें, उसके बाद अगर लॉस है तो सरप्लस एडजस्ट कर लें, और अगर लॉस ज्यादा है तो बैलेंसिंग फिगर प्रॉफिट लॉस में चली जाएगी। अब मेरी सजेशन ये है कि इस एंट्री को इंडिविजुअली उसी तरह लिखें जिससे मुझे लिखवाई है, रादर देन सरप्लस डेबिट लॉस डेबिट बिल्डिंग क्रेडिट। पहले क्या हुआ, फिर क्या हुआ, फिर क्या आया, किया करें कोशिश। जी ऑनलाइन स्टूडेंट्स ठीक है प्लीज? जी एनी कंफ्यूजन है? जो लोग बेटा एंट्री लिख रहे हैं जरा इसकी पोस्टिंग भी करें। सरप्लस के लेजर में कितनी फिगर जाएगी, बिल्डिंग में कितनी जाएगी, रेफरेंसेस क्या होंगे। रिवैल्यूएशन लॉस का लेजर रिक्वायर्ड नहीं है, वरना शायद उसमें भी इफेक्ट जाना चाहिए। जो लेजर्स बना रहे हैं हम उसमें गौर से देख के पोस्टिंग एरर और रेफरेंसिंग एरर बिल्कुल नहीं होना चाहिए। बेटा क्वेश्चन से है ये फिगर, आपका सरप्लस के लेजर में 37895 फिगर अवेलेबल है। 40,000 सरप्लस था, लेकिन जब लॉस आया है उस वक्त सरप्लस रिमेनिंग 37895 रह गया, तो सरप्लस के लेजर से ये फिगर मिली है। ओके प्लीज? जी पोस्टिंग होगी सर, एंट्री की पोस्टिंग करें सर। लेजर्स सरप्लस के लेजर में किधर लिखेंगे, कितना, और रेफरेंस क्या लिखेंगे? करें करें करें, कम से कम पोस्टिंग एरर सुना ना हो। रिवैल्यूएशन लॉस का लेजर रिक्वायर्ड नहीं है, वरना लॉस के लेजर में फिगर किधर आती, डेबिट साइड पे ही आती, रेफरेंस बिल्डिंग ही होना था। बिल्डिंग के लेजर में जाए, बिल्डिंग के लेजर में टोटल अमाउंट तो 47895 आनी है, लेकिन उसके अगेंस्ट दो रेफरेंसेस शायद है, तो अलग-अलग ही फिगर लिखें। कंप्लीट करें, बाद में से मैच कर लीजिएगा। डेट्स भी लिख लें, ये सब कुछ रिवैल्यूएशन डेट पे हो रहा है। 1 जुलाई 2007 रिवैल्यूएशन सरप्लस डेबिट 37895, रिवैल्यूएशन लॉस का लेजर रिक्वायर्ड नहीं है। बिल्डिंग के लेजर में कराएंगे तो ऑपोजिट दो रेफरेंसेस होने की वजह से 37895 रिवैल्यूएशन सरप्लस के रेफरेंस से होगा, और 10,000 रिवैल्यूएशन लॉस। प्लीज एनी कंफ्यूजन, एनी कंफ्यूजन इन दिस पोस्टिंग? देख लीजिएगा कोई, अगर मैंने नई चीज की आपको पहले आइडिया नहीं है, वैसे आई होप कि मैंने वही किया जो आपको पता होगा। कि मैंने जरा सारी फिगर्स इकट्ठी की हैं, होपफुली रीजनेबली नजर आ जाएंगी, जरा मैच कर लिया करें फाइनली। बिल्डिंग क्रेडिट हो रही है, लेकिन ऑपोजिट दो रेफरेंसेस होने की वजह से फिगर ब्रेक होके आ रही है। एनी कंफ्यूजन? पोस्टिंग्स किया करें यार, फिगर्स ठीक है, सॉल्व होने के बाद इंडिविजुअली पोस्टिंग करके तो देखें। जी सर, किस डेट पे कौन से दो काम आपने करवा दिए? रिवैल्यूएशन डेट पे नंबर 1 एलिमिनेशन आपने करवाई, सेकेंडली रिवैल्यूएशन लॉस का डिसीजन हो गया, थर्ड यहीं रुक के सोचें एक और काम होना है यहाँ। हाँ जी, सबसे पहले यहाँ रुक के एक और चीज, रिमेनिंग लाइफ काउंट करें जहन में। अब आप बताएं कितनी है रिमेनिंग लाइफ, कितनी इसकी टोटल लाइफ थी, कितने टोटल साल गुजर गए? अब दो गिनने तो दो गिन ले, वरना 19 के बाद एक और साल गुजर रहा है, तो व्हाट इज द रिमेनिंग लाइफ? 21 दिन रिमेनिंग लाइफ गिनते हैं क्या? और क्या रिवैल्यूएशन डेट पे ही डेप्रिसिएशन की एंट्री कर देते हैं? वो तो ईयर एंड पे ही करेंगे, लेकिन रिमेनिंग लाइफ काउंट हो जाएगी आफ्टर द डेट ऑफ रिवैल्यूएशन। तो व्हाट इज द रिमेनिंग लाइफ नाउ? व्हाट इज द रिमेनिंग लाइफ नाउ? व्हाट इज द फेयर वैल्यू आफ्टर दीज एंट्रीज? ढूंढे ढूंढे सोचें जरा, हमारी एंट्री से एसेट कितने पे आ गया होगा?
चेक करें आ गया कि नहीं आ गया, असूलन तो आ जाना चाहिए, जरा अपने लेजर में चेक करें 170 बन गया, चेक करें कैलकुलेटर पकड़ें। आफ्टर वैल्यूएशन एसेट फेयर वैल्यू पे आ जाएगा और फिर फेयर वैल्यू इज डेप्रिशिएटेड ओवर रिमेनिंग यूजफुल लाइफ। 170 बन गया लेजर में, अब 170 डिवाइड बाय 18 रिमेनिंग लाइफ, जरा इंडिविजुअली करें डेप्रिसिएशन की एंट्री लिखें, जरा ट्रांसफर करें, पोस्टिंग करें, जो फिगर आ रही है उसको थाउजेंड्स में राउंड ऑफ कर लें, बड़े होने की कोशिश करें, राउंडिंग ऑफ जरूरी है, मिलियंस और थाउजेंड्स में डाटा होता है, तो थाउजेंड्स में अगर वर्किंग हो रही है तो बिल्कुल टेंशन फ्री रह के थाउजेंड्स में राउंड ऑफ करें। 30th जून 2008 डेप्रीसिएशन डेबिट एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन क्रेडिट फिगर बन जाएगी 170,000 डिवाइडेड बाय 18 ओके है, आंसर है 9,444। अब पॉइंट्स में जा रहा है लेकिन थाउजेंड में वर्किंग अगर करें तो 9,444 पे फिगर राउंड ऑफ हो जाएगी। ओके, पॉइंट नंबर 3 पढ़ें और सरप्लस ट्रांसफर करें। जिस डेट पे डेप्रिसिएशन चार्ज कर ली आपने, उसी डेट पे फिर सरप्लस ट्रांसफर याद आना चाहिए। तो पॉइंट नंबर 3 के मुताबिक एनुअल ट्रांसफर होनी है, तो करें ना यार। क्यों नहीं कर पाएंगे? क्योंकि अब सरप्लस अवेलेबल ही नहीं है। सरप्लस बेटा अवेलेबल नहीं, सरप्लस ने ट्रांसफर होना है। लॉस तो स्ट्रेट अवे कहाँ गया है, वो तो प्रॉफिट लॉस में गया, उसकी तो ट्रांसफर की बहस ही नहीं है। सरप्लस ने ट्रांसफर होना था, और सरप्लस का लेजर इस वक्त अगर देखा जाए तो उसमें तो बैलेंस वैसे ही जीरो हो गया, तो यकीनन ईयर वाइज ट्रांसफर होना था, लेकिन लॉस से एडजस्ट हो जाने की वजह से अब सरप्लस है ही नहीं जिसने ट्रांसफर होना था। बात मेरी क्लियर होगी है? अगर सारा सरप्लस ट्रांसफर ना हुआ, सॉरी एडजस्ट ना हुआ होता, तो जो मीनिंग बचा होता उसने यकीनन ट्रांसफर होना था। तो व्हाई वी आर नॉट इन अ पोजीशन टू ट्रांसफर सरप्लस, बिकॉज सारा लॉस, सारा सरप्लस सॉरी सर लॉस के साथ एडजस्ट हो गया। डन है प्लीज? कौन सा साल एंड कर दिया आपने? चलिए सीडीज निकालें जी साल के। अब और तो नहीं कुछ रह गया 2008 के एंगल से? 30 जून 8 बेटा 47895 ही क्रेडिट होना है एसेट के अकाउंट में, लेकिन उसका फिर रेफरेंस क्या लिखेंगे आप? तो रेफरेंस क्योंकि दो हैं इसलिए ब्रेक करके शायद आप लिखेंगे, उसका कंबाइन रेफरेंस नहीं है 47,895 का, ऑपोजिट रेफरेंस लिख रहे होते हैं ना आप। यानी करें जी सीडीज निकालें। ठीक है बेटा, क्लियर हो गए 47। जी 170 सीडी एंड ऑपोजिट साइड टोटल बताइए जरा क्यूमुलेटेड एप्रिसिएशन। 21549। सरप्लस के लेजर में सीडी सीडी जीरो हो गया, बस टोटल आ जाएगा 37895। एनी कंफ्यूजन? जी सर लास्ट ईयर स्टार्ट करें 2009 तक रिक्वायरमेंट मैंने डेट लिखवाई थी। कौन कितने साल हो गए? 3 हो गए मेरा ख्याल, 6 7 8 9 6 7 8। कौन सा साल शुरू हो गया फाइनली? ब्रॉड डाउन उठाएं जी।
117 asset account, 9444 in accumulated appreciation account, and brought down 0 होगा surplus के ledger में. Date is 1st of July 2008. स्टार्ट करें सर. इस लास्ट ईयर में बस बड़ा एक वर्किंग छोटी सी और है फाइनली, उसके बाद फिर आप इंडिविजुअली शायद क्वेश्चन करने की पोजीशन में आ जाएंगे. मेरे साथ साथ कीजिएगा. 1 जुलाई 2008 पे वंस अगेन क्या हो रहा है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन? ढूंढे डाटा ढूंढे. एक दफा दोबारा फिर वैल्यूएशन ऑन 1 जुलाई 2008 और अब फेयर वैल्यू है 180,000, 180 मिलियन. वंस अगेन इसको किससे कंपेयर करना है? वर्किंग्स में आ जाए. 1 जुलाई 2008. कंपेयर करें जी कैरिंग अमाउंट विद फेयर वैल्यू. Carrying amount is 170,000 minus 9,444, 160,556, और fair value given in question is 180,000. जी ठीक. सरप्लस वाई सरप्लस फेयर वैल्यू ज्यादा है 19,444. चलिए यहाँ तक इकट्ठे हो और फिर इससे अगली जो चीजें वो पहले एक और से सुननी है, इसकी फिर एंट्री बनाएंगे, बाद में पोस्टिंग करते हैं. ये ऑनलाइन स्टूडेंट्स काइंडली आपने भी बताना है अगर यहाँ तक कंप्लीट कर लेंगे. जब फिगर्स लिख लेंगे काइंडली तो बताइएगा. जी बेटा यहाँ तक लिख लिया सर ने? नोट कर लिया सर? बस आगे ना जाइएगा, इसमें नेक्स्ट एक नई चीज आएगी. हाँ जी कंसंट्रेट करें सर. अब लिखने की जरा काइंडली बहस छोड़ दें और से फिगर्स भी देखें, कैलकुलेशंस भी करें जहां जहां मैं कहूँगा, और कंसेप्चुअली कुछ चीजें क्लियर करनी है जरा. ये बेटा डेफिनेटली 1 जुलाई 2008 पे फेयर वैल्यू ज्यादा होने की वजह से इस वक्त रिवैल्यूएशन सरप्लस आया. ये तो सबको पता है. कितना सरप्लस आया? बिल्डिंग कितने से बढ़ रही है? 19,444 से. बिल्डिंग ने डेबिट होके इंक्रीज होना. लेकिन बेटा ये सरप्लस फर्स्ट टाइम नहीं आया. अगर ये फर्स्ट टाइम सरप्लस आता तो डबल एंट्री क्या करते हैं आप? बिल्डिंग डेबिट, रिवैल्यूएशन सरप्लस, क्रेडिट बाय 19,444. सिचुएशन इस वक्त ये है कि जरा पिछली वर्किंग्स अपनी जरा अगर अपने रजिस्टर में भी देखें तो अच्छा. हमने जब फर्स्ट रिवैल्यूएशन की थी 1 जुलाई 2006 पे, ऐसी था तो सरप्लस आया था, और फर्स्ट टाइम अगर सरप्लस आया तो वो इक्विटी का पार्ट बनेगा. लेकिन इस सरप्लस के बाद फिर सेकंड ईयर में 1 जुलाई 2007 में, सेकंड ईयर के स्टार्ट पे या थर्ड ईयर के स्टार्ट पे बल्कि कह लेते हैं, 1 जुलाई 2007 के स्टार्ट पे फिर जब लॉस आया था तो फर्स्ट टाइम ये लॉस नहीं था, ये सरप्लस के बाद लॉस है. इसलिए पहले ये सरप्लस एडजस्ट, ये लॉस सॉरी एडजस्ट हुआ सरप्लस से, और जब बैलेंसिंग लॉस बना वो प्रॉफिट एंड लॉस में गया. तब जब लॉस आया था तो उसमें से 10,000 का लॉस फिर प्रॉफिट लॉस में ऑलरेडी गया हुआ. अब जब 1 जुलाई 2008 की डेट आई है तो ये रिवैल्यूएशन सरप्लस अब लॉस के बाद आया. फर्स्ट टाइम सरप्लस आए इक्विटी में जाएगा, फर्स्ट टाइम लॉस आए
प्लीज फर्स्ट टाइम लॉस आए प्रॉफिट लॉस में जाएगा, सरप्लस पड़ा और लॉस आ जाए तो पहले लॉस सरप्लस एडजस्ट होगा, बैलेंसिंग अगर बच जाएगा तो प्रॉफिट एंड लॉस में चला जाएगा। अब ये सिचुएशन है, ये है लॉस प्रॉफिट एंड लॉस में जाने के बाद सरप्लस आ, ये चीज हमने पहले डिस्कस नहीं की भी। हमने पहले क्या डिस्कस किया हुआ है कि अगर सरप्लस पड़ा और लॉस आ जाए तो वो पहले सरप्लस एडजस्ट होगा और बैलेंसिंग फिगर प्रॉफिट लॉस में जाएगी। असल में ये जो सारी सरप्लस या लॉस की फिगर्स हैं ये एक्चुअल लॉस और एक्चुअल गेन नहीं है, ये जस्ट एक कंपैरिजन हो रहा है, एक्सपेक्टेड गेन और एक्सपेक्टेड लॉसेस है। सही वर्ड शायद ये है कि हम पहले फर्स्ट अपडेट से 12 देखें, 1 जुलाई 2006 पे हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि गेन होगा, वर्ड ठीक है मेरे। 1 जुलाई 7 पे फिर हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि मार्केट वैल्यूज चेंज होने की वजह से अब लॉस होगा, और दोबारा 1 जुलाई 8 पे अब हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं मार्केट वैल्यूज दोबारा बढ़ने की वजह से कि अब गेन होगा। ऐसे ही है सर, तब हमारी एक्सपेक्टेशंस चेंज हो रही हैं। तो अगर फर्स्ट टाइम सरप्लस आता तो इसने तो इक्विटी में जाना था, लेकिन अगर लॉस के बाद सरप्लस आए तो वर्ड्स मेरे गौर से सुने पहले, लॉस के बाद अगर सरप्लस आ रहा है तो पहले इस सरप्लस में से वो अमाउंट जो प्रॉफिट एंड लॉस में लॉस की गई थी ये पिछले साल की जो एंट्री सामने रखें आप, कितना लॉस प्रॉफिट लॉस में गया था, तब सरप्लस का भी पहले कुछ पोर्शन प्रॉफिट एंड लॉस में जाएगा ताकि उस लॉस का इफेक्ट रिवर्स किया जा सके। और जब बैलेंसिंग सरप्लस अगर सरप्लस ज्यादा है तो फिर बैलेंसिंग सरप्लस अब इक्विटी में जाएगा। रिपीट काइंडली कर लीजिएगा, अगर सरप्लस पड़ा और लॉस आ जाए तो फिर क्या होगा, पहले लॉस सरप्लस से एडजस्ट होगा और बैलेंसिंग फिगर प्रॉफिट लॉस में जाएगी। लेकिन अगर लॉस प्रॉफिट लॉस में जाने के बाद सरप्लस आया है तो देन क्या होगा, अब इस सरप्लस का कुछ पोर्शन पहले प्रॉफिट एंड लॉस में जाएगा, और अगर सरप्लस ज्यादा है सर तो फिर आप बैलेंसिंग फिगर इक्विटी में जाएगी। यहां तक कि मेरी डिस्कशन का मतलब ये होगा कि लॉस कितना है जब प्रॉफिट लॉस में गया है, 47 टोटल था लेकिन सारा प्रॉफिट लॉस में नहीं गया है, तो किस लॉस को ढूंढना है जब प्रॉफिट एंड लॉस में गया है। तो 10,000 का लॉस प्रॉफिट लॉस में गया था, इस सरप्लस में से यहां तक 10,000 का सरप्लस प्रॉफिट एंड लॉस में पहले जाएगा, और बैलेंसिंग जो सरप्लस है वो फिर इक्विटी का पार्ट बनेगा। इन अदर वर्ड्स जो लॉस पहले प्रॉफिट लॉस में गया था अब उस लॉस ने रिवर्स होना। लेकिन डेफिनेटली कंसंट्रेट करें जरा, किस साल लॉस प्रॉफिट लॉस में गया था, 2008 वाले ईयर में। ये सरप्लस कब आ रहा है, तो डेफिनेटली हम पिछले सालों में तो नहीं जा सकेंगे, लेकिन जो पिछले सालों में इफेक्ट्स हैं वो ठीक कैसे हो जाएंगे, जरा कंसंट्रेशन प्लीज। जो लॉस जो प्रॉफिट एंड लॉस होता है उसका जो इफेक्ट होता है प्रॉफिट या लॉस वो अल्टीमेटली रिटेन्ड अर्निंग्स में चला जाता है। पिछले साल 10,000 प्रॉफिट एंड लॉस में जब ये लॉस गया होगा तो उसकी वजह से हमारा प्रॉफिट 10,000 से कम हो गया होगा। प्रॉफिट कम होने से रिटेन्ड अर्निंग्स पे क्या इफेक्ट हुआ होगा, रिटेन्ड अर्निंग्स भी 10,000 से कम हुई होंगी। तो करंट ईयर मींस 2009 में अगर हम कुछ सरप्लस को प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रांसफर कर देंगे तो इस ट्रांसफर ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रांसफर होने से ये सरप्लस प्रॉफिट हमारा बढ़ जाएगा या कम हो जाएगा। पहले लॉस ने क्या किया होगा, प्रॉफिट कम किया था, अब ये सरप्लस ट्रांसफर होगा जब प्रॉफिट लॉस में तो ये क्या करेगा, और फिर इस ज्यादा प्रॉफिट से होने से अल्टीमेटली जो रिटेन्ड अर्निंग्स पे इफेक्ट होगा वो खत्म हो जाएगा शायद। इस डेफिनेटली इस रिवर्सल से प्रॉफिट इस साल का बढ़ेगा, पिछले साल के लॉस की वजह से प्रॉफिट कम हुआ होगा, लेकिन प्रॉफिट या लॉस ने अल्टीमेटली रिटेन्ड अर्निंग्स को अफेक्ट करना है। तो पिछले साल रिटेन्ड अर्निंग्स पे क्या इफेक्ट आया होगा, प्रॉफिट 10,000 से कम हुआ होगा, लेकिन इस साल जब एडजस्टमेंट करेंगे तो फिर अब प्रॉफिट एंड लॉस में प्रॉफिट बढ़ेगा या कम होगा, तो प्रॉफिट बढ़ेगा। अल्टीमेटली रिटेन्ड अर्निंग्स पे ओपनिंग जो रिटेन्ड अर्निंग्स होंगी करंट ईयर की उसमें 10,000 प्रॉफिट कम हुआ होगा, करंट ईयर में प्रॉफिट जब 10,000 बढ़ेगा तो अल्टीमेटली रिटेन्ड अर्निंग्स का जो नेट इफेक्ट है वो नेट इफेक्ट जीरो हो जाएगा। इन अदर वर्ड्स जो शेयर होल्डर्स को पहले लॉस का इफेक्ट जा रहा था, शेयर होल्डर्स याद है, शेयर होल्डर्स को प्रॉफिट्स में से रिटेन्ड अर्निंग्स में से फिर डिविडेंड मिलने हैं, तो जो 10,000 प्रॉफिट एंड लॉस में सरप्लस गया था, सॉरी 10,000 प्रॉफिट एंड लॉस में जो लॉस गया था उसने अब रिवर्स होना है अगर सब्सिक्वेंटली आफ्टर रिवैल्यूएशन लॉस रिवैल्यूएशन सरप्लस आ जाए। मैं बहुत कुछ अभी आपके सामने बोल रहा हूँ, इसको फिर लिखने की भी जरूरत है, वो भी लिख देता हूँ, आपके सामने वर्किंग भी करता हूँ। लेकिन यहाँ तक मैं एक बात क्या कर रहा हूँ, दोबारा एक दफा जरा, फर्स्ट टाइम अगर सरप्लस आए तो कहाँ जाता है, फर्स्ट टाइम लॉस आए तो स्ट्रेट अवे कहाँ जाता है, सरप्लस पड़ा और लॉस आ जाए तो लॉस पहले सरप्लस से एडजस्ट होता है,
बच जाए तो प्रॉफिट लॉस में जाता है। लेकिन अब ये जो सिचुएशन डिस्कस हो रही है ये है कि लॉस के बाद अगर सरप्लस आ जाए तो फिर सरप्लस अब सारा इक्विटी में जाने की बजाय पहले प्रॉफिट एंड लॉस में जाएगा और जब बैलेंसिंग फिगर है वो फिर इक्विटी में जाए। ठीक है यहां तक। लेकिन मेरा एक और इशू भी है, वो भी जरा इकट्ठा सामने रख लेते हैं, उसके बाद फिर ये सारी एडजस्टमेंट लिखते हैं। अपने सामने अब आपने बिल्डिंग अकाउंट, एक क्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट जरा रखना है। कंसंट्रेट करना है प्लीज, फुल कंसंट्रेट करना है। चीजें नई जरूर है लेकिन अगर सोचेंगे तो लॉजिकली इंशाल्लाह सब कुछ क्लियर हो जाएगा। बिल्डिंग अकाउंट और एक क्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट पेन हाथ में रखना जरा, जो मैं फिगर्स कहूंगा उन्हें जरा ढूंढना है आपने। फर्स्ट ईयर डेप्रिसिएशन की अमाउंट बताएं, सेकेंड ईयर की डेप्रिसिएशन की अमाउंट बताएं। ये डेप्रिसिएशन की अमाउंट चेंज क्यों हुई? एसेट फेयर वैल्यू पे आ गया और फिर फेयर वैल्यू फ्यूचर में डेप्रिशिएट हुई। ये डेप्रिसिएशन बढ़ी क्यों नजर आ रही है? सरप्लस आया था फर्स्ट इवैल्यूएशन पे, सरप्लस आया था, सरप्लस का मतलब एसेट बढ़ा था। जब एसेट बढ़ जाएगा तो डेप्रिसिएशन भी अकॉर्डिंगली बढ़ जाएगी, ये कोई सरप्राइजिंग न्यूज नहीं है। थर्ड ईयर देखें जरा, थर्ड ईयर में डेप्रिसिएशन कितनी चार्ज हुई? 9444। फर्स्ट ईयर में कितनी चार्ज हुई? 10,000। फिर सेकेंड ईयर में डेप्रिसिएशन ज्यादा चार्ज हुई, थर्ड ईयर में डेप्रिसिएशन कम क्यों चार्ज हुई? फिर लॉस आ गया था, लॉस आने से एसेट कम हो गया था, एसेट कम होने से अकॉर्डिंगली डेप्रिसिएशन भी कम हो गई। अब एक सेकंड के लिए आप जरा शेयर होल्डर बने, किसी कंपनी के शेयर होल्डर हैं आप, बिजनेस आपका है, बिल्डिंग आपकी है, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। बिल्डिंग आपके पैसों की कितने से खरीदी गई थी? 200 मिलियन से। उसके बाद ये जब एसेट 230 पे आया, 170 पे आया, ये 180 पे आएगा, तो एज अ शेयर होल्डर आपके कोई पैसे ना तो ज्यादा जा रहे हैं ना कोई कम आ रहे हैं। आपको ये एसेट कितने का पड़ा था? 200 मिलियन का। बाकी तो जस्ट कंपैरिजन हुआ है, अब मार्केट वैल्यू कितनी हो गई है, अब मार्केट वैल्यू कितनी हुई है। एज अ शेयर होल्डर 200 मिलियन का ही एसेट था और 20 इयर्स इसकी लाइफ थी, देयरफॉर पर एनम डेप्रिसिएशन 10 मिलियन प्रॉफिट एंड लॉस में चार्ज होनी चाहिए। तो फर्स्ट ईयर में तो 200 मिलियन डिवाइड बाय 10 मिलियन डेप्रिसिएशन प्रॉफिट एंड लॉस में चार्ज होगा। ओके है सर। सेकेंड ईयर में हमने कर ली रिवैल्यूएशन, लेकिन रिवैल्यूएशन इज सिंपली अ कंपैरिजन। उस रिवैल्यूएशन के रिजल्ट में सरप्लस आया, बिल्डिंग बढ़ गई, डेप्रिसिएशन कुछ एक्स्ट्रा चार्ज हुई। कैलकुलेटर पकड़ें, सेकेंड ईयर और फर्स्ट ईयर को अगर कंपेयर करें तो बताएं कितनी एक्स्ट्रा चार्ज हुई? किन किन फिगर्स को कंपेयर किया आपने? 1 to 105 जो सेकेंड ईयर में चार्ज हुई, और होनी कितनी चाहिए थी? अच्छा, ये जो मैंने वर्ड्स बोले हैं कि होनी कितनी चाहिए का मतलब ये है कि अगर एसेट 200 मिलियन का था तो शेयर होल्डर्स को उसका इम्पैक्ट, प्रॉफिट पे उसका इम्पैक्ट 10,000 ही जाना चाहिए था। लेकिन सरप्लस आने की वजह से, एसेट बढ़ जाने की वजह से डेप्रिसिएशन टोटल चार्ज हुई है, प्रॉफिट एंड लॉस में गई है 1 to 107। कितनी एक्स्ट्रा डेप्रिसिएशन चार्ज हुई है? तो 105 से डेप्रिसिएशन ज्यादा चार्ज हुई है कम हुई है? डेप्रिसिएशन ज्यादा चार्ज होने से प्रॉफिट पे क्या इफेक्ट आया होगा? प्रॉफिट कम हो गया होगा एक्स्ट्रा टू 105 से जो आपने कैलकुलेटर पे सॉल्व किया। अब लेकिन एक सेकंड अपने सामने जरा सरप्लस का लेजर निकाल कर रखें जरा। सेकेंड ईयर के एंड पे एक फिगर जो अभी आपने कैलकुलेटर पे सॉल्व की थी, आपको कहीं नजर आ रही है? सेकेंड ईयर के एंड पे जितनी एक्स्ट्रा डेप्रिसिएशन चार्ज हुई थी उतनी ही एक्स्ट्रा डेप्रिसिएशन का इफेक्ट हमने सरप्लस से रिटेन्ड अर्निंग्स में ट्रांसफर कर दिया है। इस एडजस्टमेंट से क्या हुआ है? प्रॉफिट एंड लॉस में 12,105 डेप्रिसिएशन गई थी, ऐसे था, लेकिन क्योंकि एसेट 200 मिलियन का है, शेयर होल्डर्स के प्रॉफिट पे सिर्फ उसकी डेप्रिसिएशन मींस 10,000 का इफेक्ट ही जाना चाहिए। तो जितना एक्स्ट्रा डेप्रिसिएशन का इफेक्ट प्रॉफिट लॉस में गया था उतना ही फिर हमने कहां से कहां ट्रांसफर करके क्या कर दिया? सरप्लस से रिटेन्ड अर्निंग्स में ट्रांसफर करके शायद नेट इफेक्ट ऑन प्रॉफिट 10,000 ही कैसे कर दिया। डेप्रिसिएशन प्लीज कितनी चार्ज हुई?
कितनी ज्यादा चार्ज हुई, जितनी डेप्रिसिएशन ज्यादा चार्ज होने से प्रॉफिट कम हुआ था, हमने उतना ही सरप्लस को जब रिटेन्ड अर्निंग्स में ट्रांसफर किया तो एंट्री क्या की, सरप्लस डेबिट रिटेन्ड अर्निंग्स क्रेडिट 2105 रिटेन्ड अर्निंग्स क्रेडिट करने से हमारी रिटेन्ड अर्निंग्स अब बढ़ी हैं या कम हुई हैं? जितनी एक्स्ट्रा डेप्रिसिएशन की वजह से हमारा प्रॉफिट कम हुआ था, उतना ही सरप्लस को रिटेन्ड अर्निंग्स में ट्रांसफर करने से क्या नेट इफेक्ट ऑफ डेप्रिसिएशन वही 10,000 हो जाएगा? कैसे 10,000 हो जाएगा? जितनी एक्स्ट्रा डेप्रिसिएशन की वजह से प्रॉफिट कम हुआ था, उतना ही सरप्लस डेबिट रिटेन्ड अर्निंग्स क्रेडिट करने से हमारा रिटेन्ड अर्निंग्स पे नेट इफेक्ट 10,000 ही इसलिए हो जाना चाहिए क्योंकि एसेट अगर 200 मिलियन का है, 20 इयर्स की लाइफ है, तो हर साल असूलन डेप्रिसिएशन का इम्पैक्ट जो शेयर होल्डर्स के प्रॉफिट पे होना चाहिए वो 10,000 ही होना चाहिए। जिस प्रॉफिट में से उन्हें डिविडेंड मिलना है, उस डिविडेंड को अनड्यू कम या ज्यादा नहीं होना चाहिए। सारा काम जो आपके सामने हुआ है वो ये है कि रिवैल्यूएशन भी हो गई है, शेयर होल्डर्स को फेयर वैल्यू की फिगर्स भी नजर आ जाएंगी, लेकिन उसकी वजह से शेयर होल्डर्स के प्रॉफिट पे अल्टीमेटली 10,000 की डेप्रिसिएशन ही का इफेक्ट चार्ज होगा। मेरी को बात प्लीज समझ आई है? दोबारा एक दफा जरा शॉर्ट वर्ड्स में बताता हूं मैं। सेकेंड ईयर की डेप्रिसिएशन की अमाउंट बताएं जरा। चार्ज होनी कितनी चाहिए थी? तो जितनी ज्यादा चार्ज हुई है उसका क्या किया फिर हमने, उसको रिटेन्ड अर्निंग्स में क्रेडिट करके नेट इफेक्ट ऑन रिटेन्ड अर्निंग्स वही 10,000 डेप्रिसिएशन ही हो जाएगा। मेरी को बात प्लीज समझ आ गई है? फर्स्ट ईयर देखें, क्या फर्स्ट ईयर में 10,000 ही चार्ज हुई है? फर्स्ट ईयर में 10,000 चार्ज हुई है। सेकंड ईयर में एक्चुअली चार्ज कितनी हुई है, लेकिन अल्टीमेटली इसका इफेक्ट कितना रह गया है? 10,000 ही कैसे रह गया है? 12,105 डेप्रिसिएशन चार्ज हुई, और जितनी एक्स्ट्रा डेप्रिसिएशन चार्ज हुई थी उसे हमने सरप्लस से रिटेन्ड अर्निंग्स में ट्रांसफर कर दिया ताकि शेयर होल्डर्स के प्रॉफिट्स उतने से ही कम हो डेप्रिसिएशन की वजह से जितनी उस एसेट की डेप्रिसिएशन बनती है बेस्ड ऑन इट्स कॉस्ट, जो उनकी शेयर होल्डर्स के पैसों के इस्तेमाल होने से बिल्डिंग हमारे पास आई है। यहाँ तक मेरी बात को समझ आ गई है सर? वाई वी आर इंटरेस्टेड विद दिस 10,000? ये 10,000 इतना अच्छा क्यों लग रहा है हमें? 10,000 डेफिनेटली हमेशा ही 10,000 ही फिगर हुआ करेगी हर सवाल में। डेप्रिसिएशन बेस्ड ऑन द कॉस्ट ऑफ एसेट को हम कंपेयर कर रहे हैं डेप्रिसिएशन बेस्ड ऑन फेयर वैल्यू। व्हाट इज द डेप्रिसिएशन ऑन द बेस ऑफ कॉस्ट? 10,000, लेकिन आफ्टर फर्स्ट इवैल्यूएशन ये डेप्रिसिएशन की अमाउंट बढ़ गई थी, तो जितनी ये बढ़ी थी उतनी फिर रिटेन्ड अर्निंग्स में ट्रांसफर हो गई। यहाँ तक बात क्लियर है मेरी? थोड़ा सा मुझे 5 मिनट अगर और दें, मैं जो कहना चाह रहा हूँ जरा बात आपके सामने आ जाए। थर्ड ईयर पे है जरा मेरी थोड़ी सी बात अगर और कंप्लीट हो जाए शायद एग्जैक्टली मैं बता सकूं कि मैं क्या कह रहा हूँ। थर्ड ईयर में ढूंढ के बताएं डेप्रिसिएशन कितनी चार्ज हुई है। अब मेरा सवाल जरा गौर सुने, क्या 9,444 मींस अब ज्यादा चार्ज हुई है कम चार्ज हुई? किसके मुकाबले में आपने कहा? 9,444 को किसके कंपैरिजन से आपने कहा कि कम? 10,000 के एंगल से कहा है अपने या 1 to 105 के? 10,000 की बहस हो रही है, 10,000 के एंगल से बहस हो रही है। फर्स्ट ईयर की डेप्रिसिएशन 10,000 ही चार्ज हुई है, सेकंड ईयर में भी अगर मैं आपसे कहूँ अल्टीमेटली 10,000 ही चार्ज हुई है तो बात सही है, अल्टीमेटली 10,000 का इफेक्टिव प्रॉफिट पे आया। थर्ड ईयर में अब जो डेप्रिसिएशन है वो 9,444 चार्ज हुई है, किसके कंपैरिजन में? 10,000 के कंपैरिजन में अब ये ज्यादा चार्ज है या कम चार्ज है? कैलकुलेटर पकड़े हाथ में जरा। ये वैसे कम चार्ज क्यों हुई है? फेयर वैल्यू कम होने से जो लॉस आया था, लॉस की वजह से एसेट कम हुआ, और अकॉर्डिंगली डेप्रिसिएशन अब कंपैरेटिवली स्पीकिंग कितनी कम चार्ज हुई है? कैसे कैलकुलेट किया आपने? डेप्रिसिएशन बेस्ड ऑन कॉस्ट इज 10,000 एंड डेप्रिसिएशन आफ्टर लॉस इज 9,444, डिफरेंस आया 5,556 तकरीबन आ गया। यहाँ तक ठीक है प्लीज? अब थर्ड ईयर में डेप्रिसिएशन 5,556 कम चार्ज हुई है। अब एक सेकंड सरप्लस के लेजर में थर्ड ईयर में, थर्ड ईयर में बताएं कितना सरप्लस ट्रांसफर हुआ? नहीं हुआ, बिल्कुल नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि था ही नहीं। तो बेटा जो थर्ड ईयर में डेप्रिसिएशन कम चार्ज हुई है उसका इफेक्ट थर्ड ईयर में कंपनसेट नहीं हो सका उस तरह से जिस तरह सेकंड ईयर में जब डेप्रिसिएशन ज्यादा चार्ज हुई थी तो उसका इफेक्ट कंपनसेट हो गया था सरप्लस ट्रांसफर करके। यहां तक मेरे साथ है प्लीज?
लेकिन एज एन अकाउंटेंट आपने जो भी इफेक्ट है उसे कंपनसेट तो करना है। तो थर्ड ईयर में 556 की जो डेप्रिसिएशन कम चार्ज हुई थी उसका इफेक्ट थर्ड ईयर में चार्ज नहीं हो सका। उसका इफेक्ट तब चार्ज होता है जब सबसीक्वेंटली सरप्लस आ जाए। अब एक सेकंड जरा दोबारा 1 जुलाई 2008 में जो सरप्लस आया है इस पे आ जाए जरा। नहीं अब इस पे आ जाए मीन्स आप अपने चाहे सामने लेजर ही रख लें, ये फिगर मैंने सामने रख दी है, मीन्स इस पे आ जाए मीन्स इसको अंडरस्टैंड करने के लिए इन फिगर्स की तरफ आ जाए। अब यहाँ 1 जुलाई 2008 पे दो काम होने हैं, फुल कंसंट्रेट जरा। यकीनन नंबर 1 10,000 का लॉस भी रिवर्स होना है। कौन सा लॉस? जब प्रॉफिट एंड लॉस में गया था जिसकी मैंने अलग बात की थी। लेकिन सेकेंडली उस लॉस की वजह से जो कम डेप्रिसिएशन चार्ज हुई थी थर्ड ईयर में उसने भी अभी कंपनसेट होना है। तो लॉस रिवर्स होना है, लॉस रिकॉर्ड होना है, रिवर्स होना है। इस साल वाला लॉस रिवर्स होना है, थर्ड ईयर में जो लॉस आया था उसने रिवर्स होना है अब। और सेकेंडली जो डेप्रिसिएशन कम चार्ज हुई थी, कम चार्ज हुई थी ज्यादा चार्ज हुई थी, उस डेप्रिसिएशन को भी, एक्स्ट्रा डेप्रिसिएशन को भी अब हमें चार्ज करना है। तो साइमल्टेनियसली अब दो काम होने हैं, नंबर 1 रिवर्सल ऑफ लॉस एंड नंबर 2 चार्जिंग ऑफ एक्स्ट्रा डेप्रिसिएशन। रिवर्सल ऑफ लॉस का इफेक्ट भी प्रॉफिट लॉस में जाना है और डेप्रिसिएशन भी कहाँ इफेक्ट देगी? प्रॉफिट एंड लॉस में। और जो रिमेनिंग फिर अमाउंट बच जाएगी इन दोनों के बाद वो यकीनन फिर सरप्लस जो बचेगा वो इक्विटी में जाना है। यकीनन बहुत सारी बातें हो गई हैं, परेशान लेकिन ना होना। ये सब कुछ कब होना है? जब भी लॉस के बाद सरप्लस आएगा तो आपके ज़हन में दो काम आने चाहिए। बेहतर ये रहेगा कि मैं अगर फिगर सारी लिख के आपके सामने रख दूं, आप उसे अंडरस्टैंड प्रॉपरली कर लें। तो अगर इशू रहेगा पहले सॉल्व कर लेंगे, रिजॉल्व कर लेंगे, देन आराम से इंशाल्लाह देख के आपने लिख लेना है। उसमें तो माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बहुत एक्सपर्ट है। तो प्लीज आप फोकस आप किस चीज पे करेंगे कि जो मैं बात करने लगा हूँ, फिगर्स ढूंढने लगा हूँ, वो कैसे और क्यों ढूंढने लगा हूँ, कैसे ढूंढूंगा मैं, ये सारी बहस किस साल में हुआ करेगी, किस वक्त हुआ करेगी? जब लॉस के बाद सरप्लस आएगा तो आप वर्किंग कर लिया करेंगे जो आपने मुझे करवाई है। उसके बाद आप क्या सोचा करेंगे? लेट मी स्टार्ट। सबसे पहले आप ढूंढा करेंगे कि वो लॉस कितना है जो पिछले सालों में आया था जिसने अब रिवर्स होना है। ये मुझे ढूंढ दे जरा कैंडी। कहां से ढूंढा करेंगे आप? अपनी वर्किंग्स देखा करेंगे या लेजर देखा करेंगे? किस लॉस की सारी बहस हो रही है? बोले अमाउंट कितनी है? 10,000 का ये लॉस है जो प्रॉफिट लॉस में गया था, अब इसने इस सरप्लस के अगेंस्ट रिवर्स होना है। थोड़े साथ साथ अकाउंटेंट भी बनते रहे। लॉस रिवर्स मींस लॉस ने डेबिट होना है या लॉस ने क्रेडिट होना है? फुल कंसंट्रेट, फुल कंसंट्रेट। लॉस डेबिट होना है, क्रेडिट होना है? बिल्कुल आपने ठीक कहा। ढूंढ लिया करेंगे, पिछले सालों में जाया करेंगे, जो लॉस प्रॉफिट लॉस में गया था सरप्लस से पहले, वो ढूंढ के रिवर्सल ऑफ लॉस के नाम से 10,000 क्रेडिट फिगर हुआ करेगी। नंबर 2 सेकेंडली फिर लॉस के बाद क्योंकि एसेट की वैल्यू कम हो जाती है, ये सबको पता है। लॉस आता कब है? जब फेयर वैल्यू कम हो। तो जब फेयर वैल्यू कम होगी तो डेप्रिसिएशन फिर कम चार्ज हुई होगी। तो फिर जितनी डेप्रिसिएशन कम चार्ज हुई होगी हम उसको चार्ज किया करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस में। और वर्ड्स क्या रख सकते हैं हम? एक्स्ट्रा डेप्रिसिएशन टू बी चार्ज, टू बी चार्ज या टू बी रिवर्स? एक्स्ट्रा डेप्रिसिएशन टू बी चार्ज, टू बी चार्ज या टू बी रिवर्स? अब ये फिगर कैसे ढूंढा करेंगे, जरा थर्ड ईयर के लेजर को देखें जरा। डेप्रिसिएशन चार्ज हुई कितनी है? 9,444। लॉस के बाद वाले सालों की बहस है ये। सरप्लस के बाद जो होना था वो तो उसी साल में कंपनसेट हो गया हुआ है। ये लॉस के बाद जो डेप्रिसिएशन कम चार्ज हुई है दैट इज 9,444। इसका कंपैरिजन फिर किससे किया करेंगे? 10,000 मींस जो डेप्रिसिएशन कॉस्ट मॉडल की बेस पे होनी थी उसको कंपेयर किया करेंगे जो डेप्रिसिएशन चार्ज हुई है। इन अदर वर्ड्स, इन शॉर्ट वर्ड्स, 10,000 चार्ज होनी चाहिए थी। वर्ड्स मेरे क्लियर है प्लीज? ये कौन सा 10,000 अब है? जो कॉस्ट मॉडल 200 मिलियन डिवाइड बाय 20 करके जो 10 मिलियन डेप्रिसिएशन चार्ज होनी थी, हुई कितनी है? 9,444। प्लीज ऐसे ही हुई है सर? कितनी कम चार्ज हुई है? 556। अब चार्ज होनी है, रिवर्स होनी है। डेप्रिसिएशन चार्ज होने का मतलब एक्सपेंस बढ़ना है या कम होना है? तो डेबिट होना है एक्सपेंस या क्रेडिट होना है?
डेबिट होना है क्रेडिट होना है? तो एक्सपेंस डेप्रिसिएशन का चार्ज होने का मतलब एक्सपेंस ने डेबिट होना है। यहाँ तक फिगर्स मिल जाए करेंगी? प्लीज मिल जाए करेंगी सर? अब बेटा एक तरीका यकीनन ये हो सकता है, कंसंट्रेट प्लीज लास्ट, कि ये जो 10,000 का रिवर्सल ऑफ लॉस है इसकी अलग एंट्री बनाई जाए, और 556 जो डेप्रिसिएशन चार्ज करनी है इसकी अलग एंट्री बनाई जाए, डेप्रिसिएशन अलग चार्ज की जाए और 10,000 का लॉस अलग रिवर्स किया जाए। लेकिन क्योंकि दोनों अमाउंट्स ने प्रॉफिट एंड लॉस में जाना है, ये वर्ड्स क्लियर है मेरे? रिवर्सल ऑफ लॉस भी कहाँ जानी फिगर और डेप्रिसिएशन भी कहाँ जानी है, तो रादर देन के दो अलग एंट्रीज बनाई जाए, इसका तरीका ये होता है कि पहले इन दोनों फिगर्स को आपस में ऐड कर लूं या नेट ऑफ कर लूं। कितने से क्रेडिट होना है? 10,000 से। कितने से अमाउंट ने डेबिट होना है? तो वो कितनी अमाउंट, कैलकुलेटर पकड़े जरा। अब ये फिगर्स आपस में थोड़ी सी मैच जरूर हो रही हैं, लेकिन अब ये नेट करके आएगा क्या? नहीं, 9444 क्या आएगा? क्रेडिट बचेगा या डेबिट बचेगा? और क्रेडिट बचने का मतलब नेट रिवर्सल ऑफ लॉस है। ये वो नेट रिवर्सल ऑफ लॉस है जो प्रॉफिट एंड लॉस में फिगर जाएगी। पेशेंस सिखाएं, पेशेंस सिखाएं, पेशेंस सिखाएं। 10,000 क्या है रिवर्सल ऑफ लॉस, कहाँ जाना है इसने? तो एक एंट्री कर सकते हैं हम, एसेट डेबिट कर लें, रिवर्सल ऑफ लॉस के नाम से 10,000 की अलग एंट्री कर लें, फिर डेप्रिसिएशन की एंट्री अलग कर लें, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अलग क्रेडिट। लेकिन इन दोनों एंट्रीज को अलग अलग लिखने की बजाय, क्योंकि दोनों का इफेक्ट प्रॉफिट लॉस में जा रहा है, तो रिवर्सल ऑफ लॉस और एक्स्ट्रा डेप्रिसिएशन को पहले आपस में नेट ऑफ करके, रिवर्सल ऑफ लॉस की फिगर ज्यादा थी या डेप्रिसिएशन की फिगर ज्यादा थी? जो भी फिगर ज्यादा होगी इस केस में रिवर्सल ऑफ लॉस की फिगर ज्यादा है, इसलिए नेट ऑफ करके 9444 एक क्रेडिट फिगर बची है। ये प्लीज सबको पता है? और इस अमाउंट से अब नेट रिवर्सल ऑफ लॉस रिकॉर्ड कर लेंगे। इस अमाउंट ने फाइनली कहाँ जाना है? अब 10,000 जाएगा या 556 जाएगा? इन दोनों के अलग अलग जाने के बजाय 9444 का जो नेट रिवर्सल ऑफ लॉस है प्रॉफिट लॉस में फिगर चली जाएगी। अब जरा बोर्ड पे जरा ऊपर ढूंढे जरा, टोटल सरप्लस आया कितना था? 19,444 में से जो सरप्लस था उसमें से 9,444 की अमाउंट प्रॉफिट एंड लॉस में चली जाएगी। लेकिन क्या सरप्लस की अमाउंट ज्यादा है? सरप्लस की अमाउंट ज्यादा है। कितनी ज्यादा है? डिफरेंस कैसे लूंगा मैं? अब 9,444 में से 19,444 में से 9,444 प्रॉफिट एंड लॉस में जाके क्रेडिट हो जाएगा। डिफरेंस कितना बचेगा? ये 10,000 मैंने कैसे सॉल्व किया है? 19,444 माइनस नेट रिवर्सल ऑफ लॉस, ये फाइनल जो फिगर है 10,000 की, ये किस नाम से फिर कहाँ जाएगी? रिवैल्यूएशन सरप्लस के नाम से इक्विटी में जाएगी। पेशेंस प्लीज, पेशेंस। अगर ये फर्स्ट टाइम सरप्लस होता तो सारा कहाँ जाता, लेकिन अगर लॉस के बाद सरप्लस आएगा तो देन पहले आप क्या ढूंढा करेंगे? नेट रिवर्सल ऑफ लॉस की फिगर कितनी है, और जब बैलेंसिंग फिगर बच जाएगी टोटल सरप्लस में से, वो फिर सरप्लस इक्विटी का पार्ट बन जाएगा। यहाँ तक प्लीज क्लियर है सबको? एंट्री इसकी लिख लेते हैं, लेकिन पहले यहाँ तक जरा वर्किंग लिख लें। एंट्री फिर मेरे करवानी है, उसके बाद फिर पोस्टिंग करते हैं। जी ऑनलाइन स्टूडेंट्स, बहुत सारी बातें हुई हैं, यकीनन अप्लाई करता हूँ अभी और क्वेश्चंस में, लेकिन जहाँ तक बात हो सकी समझ आइए। बहरहाल एक नई चीज जरूर है, लेकिन इंशाल्लाह अभी नेक्स्ट क्वेश्चन में प्रैक्टिस करेंगे। ये तो समझ आ गया फिलहाल कहाँ से कौन सी फिगर्स आई हैं, तो लिख लें जरा, फिर उसके बाद एंट्री कर लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में इंशाल्लाह फिर आप मुझे इंडिविजुअली करवाइएगा। जी बेटा ऑनलाइन स्टूडेंट्स ओके ओके।
ये बड़ा, ये जो पहला 10,000 है ये प्रॉफिट लॉस है, जो लास्ट ईयर अमाउंट प्रॉफिट लॉस में गई थी लॉस की, जब लास्ट एंट्री की आपने। देन उसके बाद ये जो एक्स्ट्रा डेप्रिसिएशन टू बी चार्ज में 10,000 लिखा हुआ है, ये डेप्रिसिएशन बेस्ड ऑन कॉस्ट है, कॉस्ट मॉडल। ये जो हमने फर्स्ट ईयर में 2 लाख डिवाइडेड बाय 20 करके डेप्रिसिएशन फाइंड आउट की थी बेस्ड ऑन कॉस्ट। 9,444 जो है ये थर्ड ईयर में जो डेप्रिसिएशन एक्चुअली चार्ज हुई थी, विच मीन्स 556 कम डेप्रिसिएशन चार्ज हुई थी लॉस के बाद, ठीक है। और उसके बाद फाइनली ये जो 10,000 आया सरप्लस के सामने, ये 19,444 टोटल सरप्लस की अमाउंट है, जिसमें से फाइनली 9,444 जो है नेट रिवर्सल ऑफ लॉस या प्रॉफिट लॉस में फिगर जाएगी, और जो बैलेंसिंग फिगर बच रही है 9,444 में से ये फिर 10,000 सरप्लस प्रॉफिट लॉस सॉरी इक्विटी में जाएगा, ठीक है। प्लीज 10,000 समझ आ गया, कई जगह 10,000 आ रहा है लेकिन हर जगह 10,000 का मीनिंग सेम नहीं है। जी बेटा बिलाल, इस तरह अगर देखेंगे तो आपको महसूस होगा जैसे ये एक ही 10,000 है जो बार बार 3 जगह लिखा हुआ है। बाकी बच्चों से पूछता हूँ, ये 10,000 3 दफा मैंने एक ही चीज लिखी हुई है, या 10,000 तीनों जगह कुछ डिफरेंट चीज है जो मैं लिखना चाह रहा हूँ? जी आप सही कह रहे हैं बिलाल साहब, लेकिन डेप्रिसिएशन का भी इम्पैक्ट है। डेप्रिसिएशन भी लॉस की वजह से कम चार्ज हुई है, तो जिन सालों में लॉस आता है फिर उन सालों पे लॉस की वजह से जो डेप्रिसिएशन कम चार्ज हुई है उसका इफेक्ट भी प्रॉफिट एंड लॉस में जाना चाहिए। लेकिन रादर देन कि आप लॉस अलग रिवर्स करके एंट्री बनाएं, फिर सरप्लस फिर डेप्रिसिएशन की अलग एंट्री करें, दोनों अमाउंट्स प्रॉफिट लॉस में क्योंकि जा रही हैं, इसलिए नेट करके जो अमाउंट है वो फिर प्रॉफिट एंड लॉस में नेट रिवर्सल ऑफ लॉस की जा रही है, ठीक है प्लस। जी नोट कर लिया आप लोगों ने? ये बताएंगे जरा 3 दफा जो 10,000 नजर आ रहा है कहीं आपको, ये कौन कौन सा है, कहाँ कहाँ से आया है? ये रिवर्सल ऑफ लॉस की जो फिगर है 10,000 जो सबसे पहले क्रेडिट लिखी है मैंने, नहीं ये है क्या, ये है क्या? ये वो लॉस है जो थर्ड ईयर प्रॉफिट लॉस में गया था, थर्ड ईयर है मेरा ख्याल, थर्ड ईयर हो जाएगा, देख सकते हैं। पहले साल तो रिवैल्यूएशन नहीं हुई, सेकंड ईयर में लॉस आया, सरप्लस आया, थर्ड ईयर में लॉस आया। लेकिन ये कौन सा लॉस ढूंढा करना आपने, जो टोटल नहीं, जो प्रॉफिट एंड लॉस में गया। तो 10,000 जो रिवर्सल ऑफ लॉस है, ये थर्ड ईयर में जो लॉस है वो रिवर्स हो रहा है, नीचे है इसके लेफ्ट साइड पे अपने। फिर ये जो एक्स्ट्रा डेप्रिसिएशन टू बी चार्ज की ब्रैकेट में 10,000 लिखा हुआ, ये क्या है? हाँ जी, डेप्रिसिएशन जो कॉस्ट मॉडल के मुताबिक हमारी बनती थी, जो ईयर वाइज होनी थी अगर हमने रिवैल्यूएशन नहीं की होती, लेकिन वो डेप्रिसिएशन की बजाय थर्ड ईयर में 9,444 पे डेप्रिसिएशन चार्ज हुई है। तो ये जो 10,000 ब्रैकेट में लिखा हुआ है, ये वो डेप्रिसिएशन है जो चार्ज होनी चाहिए थी, और 9,444 क्या है, जो चार्ज हुई है, और डिफरेंस क्या है, जो कम चार्ज हुई, नहीं जो कम चार्ज हुई और अब एक्स्ट्रा होनी चाहिए। और फाइनली एक राइट साइड पे फिर 10,000 है, ये राइट साइड पे ये 10,000 कैसे आया है? टोटल सरप्लस 19,444 है, उसमें से जो प्रॉफिट एंड लॉस में अब रिवर्स होना है जाके, इट मीन सरप्लस का पोर्शन 9,444 प्रॉफिट लॉस में जाना है, और जब बैलेंसिंग सरप्लस बच रहा है वो फिर इक्विटी का पार्ट बन। अब ठीक है प्लीज, जी बिलाल साहब ओके। अब ये असल में बड़ा प्रॉब्लम है, अगर 2 साल हो जाते तो फिर क्या होता, फिर इंशाल्लाह अगले सवाल में होगा। अगर बीजे 5 साल गुजर जाए फिर क्या होगा, फिर इंशाल्लाह उससे अगले सवाल में होगा। तो आराम आराम सब कुछ होगा। अगर एक ही साल गुजरा होगा तो ये होगा, और यकीनन अगर एक से ज्यादा साल गुजर गए होंगे तो जितने सालों के डेप्रिसिएशन इम्पैक्ट्स है वो इंशाल्लाह सारे आप ठीक करेंगे, ठीक है सर। यहां तक जरा एक एंट्री अगर कम से कम कर लें, करवाएंगे जरा एंट्री, इस वर्किंग से एक एंट्री करवाएं जरा, इस रिवैल्यूएशन को कैसे रिकॉर्ड करूं। मेरी सजेशन वही है, अगर सही जगह से शुरू कर लेंगे तो एंट्री हो जानी है। सबसे पहले फोकस करें एसेट पे, बताएं एसेट ने बढ़ना है कम होना है, पेशेंस दिखाएं जरा, बताएं बिल्डिंग कितने से डेबिट होनी है, नहीं बेटा 10,000 से नहीं होनी, 19,444 से डेबिट होनी है। आफ्टर इवैल्यूएशन ऊपर फिगर्स ढूंढे, कैरिंग अमाउंट ने फेयर वैल्यू के बराबर होना है, तो बिल्डिंग ने कितने से बढ़ना है, 19,444 से। तो अब प्लीज अगर लॉस हो तो एसेट ने क्रेडिट होना है, और अगर सरप्लस है तो एसेट ने डेबिट होना है। यहां तक ठीक है?
अगर फर्स्ट टाइम सरप्लस होता तो डबल एंट्री कैसे खत्म हो जानी थी? बिल्डिंग डेबिट सरप्लस क्रेडिट, लेकिन अब सरप्लस सारा इक्विटी में नहीं जाना, अब उसका एक ब्रेकअप बना हुआ है। प्लीज गौर से वर्ड सुने, रिवर्सल ऑफ लॉस के नाम से प्रॉफिट एंड लॉस में कितनी फिगर जानी है? 9444, ठीक हो गया। और फाइनली रिवैल्यूएशन सरप्लस के नाम से इक्विटी में कितनी फिगर जानी है? 10,000। तो एंट्री प्लीज कहां से शुरू करें? एसेट साइड से। एसेट है जहां, अगर एसेट क्रेडिट हो रहा है पहले एसेट को क्रेडिट कर लें, और अगर डेबिट हो रहा है, डेबिट वैसे क्यों हो रहा है? सरप्लस की वजह से एसेट डेबिट हो रहा है, और ब्रेकअप क्रेडिट साइड पे होना है, कितनी अमाउंट प्रॉफिट लॉस में जाके रिवर्स होनी है और कितनी अमाउंट आपकी रिवैल्यूएशन सरप्लस में जानी है। ओके, समझ आ गया प्लीज? तो प्लीज अपने हाथ से उसी तरह करें जिस तरह मुझे करवाया। अब ये ना कह दीजिए हमने लिख लिया, पहले कहां से करवाया, फिर क्या करवाया, फिर क्या करवाया। स्टार्ट एसेट से करें। एसेट कितने से बढ़ना है? 19,444। अब क्या ढूंढ लेना, जो ये वर्किंग की हुई है इससे क्या मिल जाएगा हमें? कितनी अमाउंट प्रॉफिट लॉस में जा रही है और कितनी फिर इक्विटी का पोर्शन बन जाएगी। जी ऑनलाइन स्टूडेंट्स आप फाइनल है जी प्लीज। फाइनल है सर। पिछले तकरीबन हाफ एन आवर से आपने टाइम बार बार देखा है, तो एक दफा जरा काइंडली दोबारा देख लें। मेरा ख्याल है लास्ट ईयर कंप्लीट हो सकता है। यस सर। जिन्होंने नहीं टाइम देखा वो कैसे कह सकते हैं नो सर? टाइम देख लें, तसल्ली से देख लें। और मेरा ख्याल है इसको अब ये सोचने की बजाय कि इसमें हो सकता है ये नहीं, करके देख लेते हैं। जैसे ही टाइम कंप्लीट होगा सोच लेंगे, जितना रहेगा वो कल कर लेंगे। टाइम है वैसे, ट्राई करके देखते हैं। आते क्लास वाली घड़ी के मुताबिक है और जाने का प्लान अपनी उस घड़ी के मुताबिक रखा हुआ है, ना करें यार। जी सर पोस्टिंग होने लगी सर। आफ्टर ऑल द बहस ये एक एंट्री है जो सरप्लस की हुई है। इकट्ठे हैं सर? एवरी अदर थिंग रिमेन सेम। बिस्मिल्लाह पढ़ें जी। सबसे पहले क्या करूं अब? बिल्डिंग डेबिट यकीनन हो गई है मेरे भाइयों, लेकिन क्या नहीं भूलना है? प्लीज प्लीज क्या नहीं भूलना है? एलिमिनेशन की एंट्री किस डेट पे याद आनी ही आनी है? ऑन द डेट ऑफ रिवैल्यूएशन। एलिमिनेशन से शुरू करें, बिस्मिल्लाह पढ़ें। अगर मैं, हाँ बिल्कुल सही है, अगर महसूस करें जगह नहीं रही है, मैंने कोशिश तो की पूरा पेज छोड़ दें आप। इवन देन अगर जगह नहीं है तो वर्किंग से आगे चले जाएं। लास्ट ईयर खुला खुला साफ सुथरा बनाइएगा। अगर जगह नहीं है तो प्लीज उसी के अंदर, मिशन अब ये नहीं है कि उसी लेजर के अंदर बना के मैंने छोड़ना है। साफ सुथरी वर्किंग करें, पोस्टिंग नजर आनी चाहिए। वर्किंग के आगे चले जाएं, लास्ट ईयर के लेजर अलहदा बना लें। खुली खुली प्लीज वर्किंग। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन डेबिट बिल्डिंग क्रेडिट, बता दें अमाउंट कितनी लिखूं? ओके जी प्लीज। ये किस चीज की एंट्री है? किस चीज की एंट्री है? कब होती है? इसके बाद अब आपने क्या करना है? वो जो वर्किंग में एंट्री लिखी हुई है उसको गौर से देखें, पोस्टिंग करें, और प्लीज नो पोस्टिंग एरर काइंडली। अभी जो वर्किंग के एंड में आपने एक एंट्री लिखी थी मेरे साथ, उसको बिल्डिंग अकाउंट में और जहां जहां उसने जाना अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लेके जाएं। बिल्डिंग डेबिट हो रही है लेकिन ऑपोजिट रेफरेंसेस दो हैं। रिवर्सल ऑफ लॉस का रेफरेंस के अगेंस्ट फिगर आ जाएगी 9444। डेबिट साइड पे फिगर आनी है। रिवैल्यूएशन सरप्लस के रेफरेंस से फिगर आ जाएगी 10,000। रिवर्सल ऑफ लॉस का लेजर रिक्वायर्ड नहीं है, सरप्लस के लेजर में जाएं। हिम्मत करें, हिम्मत करें, इंडिविजुअल ट्राई करें, बाद में देख लीजिएगा मेरे साथ। फर्स्ट जुलाई 8 है, बिल्डिंग का रेफरेंस है, सरप्लस के लेजर में कितना जाएगा? 10,000 या 19,000? कौन सा लेजर अगर बनाना होता तो 9444 उसमें जाना था। लॉस, रिवर्सल ऑफ लॉस, रिवर्सल ऑफ लॉस। लेकिन आपको इन लेजर्स में बिल्डिंग के लेजर में फिगर नजर आएगी और सरप्लस के लेजर में फिगर नजर आएगी। पोस्टिंग अपनी कंप्लीट किया करें, उसके बाद यकीनन मैच कर सकते हैं आप। और मेरी मिस्टेक हो तो बाद में बताया करें।
अब पोस्टिंग भी अगर बोर्ड से देख के लिख रहे हैं तो इस तरह तो बड़ा कोई फायदा नहीं है। एंट्री प्लीज बोलें, रिपीट करें और पोस्ट करें। बिल्डिंग डेबिट बाय 19,444, लेकिन ब्रेकअप हो जाएगा दो ऑपोजिट रेफरेंस की वजह से। और सरप्लस के लेजर में 10,000 है, बिल्डिंग का रेफरेंस आ जाएगा। रिवर्सल ऑफ लॉस की फिगर आपको नजर इसलिए नहीं आ रही क्योंकि उसका लेजर आपसे रिक्वायर्ड नहीं है। डन हो गया सर? कौन से दो काम हो गए हैं प्लीज? एलिमिनेशन हो गई है, प्लीज एलिमिनेशन के बाद रिवैल्यूएशन सरप्लस की रिकॉर्डिंग हो गई है शॉर्ट वर्ड्स में। अगला काम बताएं क्या करना है? नहीं, डेप्रिसिएशन से पहले अगला काम डेट ऑफ रिवैल्यूएशन पे, फिर रिमेनिंग लाइफ काउंट कर दें मुझे। करने इजी हो गया। 20 से 19 हुए थे, 18 पे आए थे, एक और साल गुजर गया है 17। हर साल रिमेनिंग लाइफ गिननी है, डेट ऑफ रिवैल्यूएशन पे गिननी, क्योंकि रिवैल्यूएशन हर साल हो रही है, इसलिए हम हर साल रिमेनिंग लाइफ काउंट कर रहे हैं, वरना डेट ऑफ रिवैल्यूएशन पे आपने रिमेनिंग लाइफ काउंट करनी है। ठीक है, अब कौन सी अमाउंट है जिसने 17 की बेस पे डेप्रिशिएट होना है? आफ्टर ऑल दीज एंट्रीज एसेट कितने पे आ गया है? हिम्मत करें, चेक करें। आफ्टर इवैल्यूएशन प्लीज एसेट कितने पे आ गया है? 180,000 डिवाइड बाय 17। डेप्रिसिएशन की डेट क्या होगी? 30th जून 2009। डेप्रिसिएशन डेबिट, accumulated depreciation credit 180 डिवाइड बाय 17 10588। डन है सर? डन है सर जी। एक आखिरी काम रह गया हुआ है, प्लीज सरप्लस का लेजर देखें, क्या सरप्लस दोबारा अपीयर हो गया है? पॉइंट नंबर 3 देखें सवाल का, एनुअल ट्रांसफर करनी है। अब सरप्लस दोबारा बेटा राइज हो गया है, तो बताएगा ये अब दोबारा ट्रांसफर की फिगर कैसे सॉल्व हो सकती है? 10,000 अब सरप्लस है, डिवाइड बाय रिमेनिंग लाइफ हो जाएगा। खत्म करके उठे प्लीज। किस एंट्री की बात कर रहा हूँ? ये एंट्री किस डेट पे याद आनी चाहिए ट्रांसफर ऑफ सरप्लस की? जब डेप्रिसिएशन चार्ज कर लें ईयर एंड पे, तो साथ ही सरप्लस ट्रांसफर की भी एंट्री याद आनी चाहिए। ये डेप्रिसिएशन की अमाउंट क्या थी? 10588। रिवैल्यूएशन सरप्लस डेबिट and retained earnings credit by rupees 588। 10,000 divided by 17 588। अगर किसी ने मेरी बातें जो मैंने बहुत सारी की हैं पिछले तकरीबन हाफ एन आवर से गौर से सुनी हो, तो ये आखिरी साल की डेप्रिसिएशन और ट्रांसफर भी कुछ बता रही है। किन सालों में डेप्रिसिएशन का इफेक्ट शायद कंपनसेट खुद ब खुद ही हो जाता है? जिन सालों में सरप्लस आया हो उसमें अगर एक्स्ट्रा डेप्रिसिएशन चार्ज भी हुई होगी तो वो उतनी ही रिटेन्ड अर्निंग्स में भी ट्रांसफर हो जाएगी। कितनी एक्स्ट्रा चार्ज हुई है लास्ट ईयर? हिम्मत हिम्मत हिम्मत। 588 किसी को नजर आ रहा है? ये कैसे पता चला एक्स्ट्रा चार्ज हुई है? 10,000 10,000 और 10,000 588। जितनी एक्स्ट्रा चार्ज हुई है उतनी किधर चली गई है? उतनी हमने फिगर रिटेन्ड अर्निंग्स में ट्रांसफर भी कर दी है। मसला सिर्फ किन ईयर्स में होता है? जब लॉस के बाद डेप्रिसिएशन चार्ज हो। ठीक है, तो हमारी जो सारी डिस्कशन हुई है वो लॉस के बाद अगर सरप्लस आए तो इस केस में टेंशन लेने की जरूरत है, अदरवाइज शायद कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं।